नमस्ते, ये है नेता नगरी, राजनीतिक विषयों पर हमारी साप्ताहिक पेशकश। और आज के इस अंक में हम बातचीत करेंगे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा पर क्यों बातचीत करेंगे, इसका कंटेक्स्ट ये है कि 100 दिन पूरे करने के बाद यात्रा अब दिल्ली में दाखिल हो गई है और राहुल गांधी और पूरी यात्रा वाली जो टीम है, उनके साथ जो सेवा दल और स्टीयरिंग कमेटी जो लोग रहते हैं, वो सभी 8 दिनों का एक ब्रेक लेने वाले हैं। 8 दिनों के ब्रेक के बाद जनवरी 2023 में शुरुआती हफ्ते में ही ये यात्रा फिर से रिज्यूम होगी। 2 जनवरी से, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, 2 जनवरी से रिज्यूम होगी। उसके बाद हरियाणा और उत्तर प्रदेश जाएगी। इस सब के बीच में राहुल गांधी कई मीटिंग्स कर चुके हैं, कुछ नेताओं के साथ, कुछ कलाकारों के साथ, और रघुराम राजन सरीखे कुछ एक्टिविस्टों, इकोनॉमिस्टों और कुछ लोगों के साथ, योगेंद्र यादव से भी मीटिंग कर चुके हैं। इन मीटिंग्स का कितना लाभ हुआ, 100 दिन का कितना हासिल था, इस पे बातचीत करेंगे। और हम बातचीत करेंगे बंगाल पे। बंगाल में भी बहुत कुछ हो रहा है। बंगाल चुनने का प्रयोजन ये था कि बंगाल में शुवेंदु अधिकारी, दिलीप घोष के बीच में जो टसल है, ममता बनर्जी की जो केंद्र के साथ बातचीत हो रही है, उसके क्या मानी है, क्या ममता बनर्जी केंद्र के नज़दीक जा रही हैं, क्या मानी हो सकते हैं, और बीजेपी को अभी बंगाल में क्या हासिल करना है, कैसे हासिल करना है, और अंदर की लड़ाई कैसे सल्टानी है, इस पे बातचीत करेंगे आज के नेता नगरी में। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको पता चले नेता नगरी के सत्र में हम लोग बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा की। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, वो 100 दिनों के बाद एक हॉल्ट पे आने वाली है। आज जब हम ये इस एपिसोड को शूट कर रहे हैं, तो राहुल गांधी दिल्ली की ओर बढ़ गए हैं और हफ्ता ख़त्म होते होते दिल्ली पहुंच जाएंगे। 8 दिनों के ब्रेक के बाद यात्रा फिर से रिज्यूम होगी। लेकिन इस 100 दिनों में बहुत कुछ चीज़ें हो चुकी हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या 100 दिनों में राहुल गांधी कोई पॉलिटिकल गोल और कोई एक सामाजिक गोल जो भी अचीव करना चाह रहे थे वो कर पाए? क्या राहुल गांधी कांग्रेस में जो लड़ाई चल रही है राजस्थान में, क्या उसको स्ट्रीमलाइन कर पाए? क्या राहुल गांधी कोविड के प्रोटोकॉल को लेकर जो बहस हो रही है, कोविड को एक राजनीति के चश्मे से जो देखा जा रहा है, उसमें कितने फिट बैठ रहे हैं, कितने तैयारी से उसका जवाब दे रहे हैं, और उसके अनुप्रयोग क्या हैं उनके जवाबों के असल अनुवाद क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे। और हमारे साथ होंगे 3 खास मेहमान। स्टूडियो से हमारे साथ हैं लोकमत के पत्रकार आदेश रावल। नेता नगरी के पुराने कई एपिसोड्स में भी आदेश आ चुके हैं। आदेश, बहुत बहुत स्वागत है नेता नगरी में। और हमारे साथ डिजिटली जुड़े हुए हैं राहुल श्रीवास्तव, इंडिया टुडे के नेशनल अफेयर्स एडिटर, और साथ में इंडिया टुडे के ही पत्रकार राजदीप सरदेसाई। नमस्ते सर, स्वागत है नेता नगरी में। राजदीप सर, आप कहीं गाड़ी में मुझे दिख रहे हैं, कहाँ हैं आप? कहीं बाहर हैं क्या? देखिए, राहुल गांधी की यात्रा सिद्धांत अब रुक रही है क्योंकि वो छुट्टी ले रहे हैं। तो मैंने भी सोचा मैं भी एक छुट्टी ले लूं। बहुत दिनों के बाद मैं छुट्टी ले रहा हूं, वो भी बंबई में। तो अभी भी मैं फ्लाइट से उतरा हूं। मैं पिछले हफ्ते यात्रा पर गया था जब वो यात्रा राजस्थान से गुजर रही थी, तो इसीलिए गाड़ी में हूं, क्योंकि मुंबई शहर है और शहर अपना मुंबई है। तो आप देखेंगे मेरे चेहरे पर एक खास मुस्कुराहट है। एक सेकंड, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि राजदीप जी कतर में थे, वहां की राजनीतिक सूरत हाल पे रिपोर्ट करने गए थे। देखिए, ऐसा है सिद्धांत, पिछले एक हफ्ते में ऐसा हुआ। बुधवार से शुक्रवार में यात्रा पर था, जो राजस्थान में दौसा से वो जयपुर की तरफ जब जा रही थी। हाँ, फिर आपने ट्वीट भी किया था ना, कि आपने ट्वीट भी किया था वो, कि आपको उस थोड़ा सा सुबह दौड़ना पड़ा था माइक वाइक लेके, ऐसा बताया। तो कुछ उसका मतलब नहीं, क्या हुआ कि वो हम लोग उठे 4 बजे सुबह, क्योंकि यात्रा निकलती है 6 बजे, बड़े समय पर निकलती है 6 बजे सुबह। तो हम लोग 4 बजे उठे थे, एक छोटे से गांव में रह रहे थे। जब तक हम पहुंचे तो वो वीवीआईपी कॉर्डन लग गया था। तो अगर आपको राहुल गांधी या अन्य नेताओं तक पहुंचना था तो आपको थोड़ा दौड़ना पड़ा। अब ये 6 बजे सुबह या 7 बजे सुबह दौड़ना आसान नहीं होता, लेकिन वो करना पड़ा, क्योंकि यार नौकरी का काम है। तो ब्रेकफास्ट थोड़ा पोहा खा के। एक बात और याद रखिएगा कि एक दौड़ और हुई थी, जनाब कतर के रास्ते में अपना पासपोर्ट घर पे भूल गए थे। अरे ये क्या हुआ था? नहीं, ये ऐसा है, जैसे मैंने कहा, बुधवार से शुक्रवार यात्रा पर था। शनिवार की सुबह मैं कतर के लिए निकल गया, क्योंकि दोस्त ने एक टिकट ऑर्गेनाइज कर दी थी वर्ल्ड कप
फुटबॉल देखने के लिए। तो हाँ, ये सही है कि मैं पासपोर्ट घर पर भूल गया था और मेरी और सागरिका को गाड़ी में दौड़कर आना पड़ा एयरपोर्ट तक और फिर मुझे मेरा पासपोर्ट मिला। मुझे लगता है कि ऐसा है कि आजकल वो माइंड में नहीं है कि हम किसी विदेश जा रहे हैं, तो ऐसा लगा कि कतर जो है वो भारत का ही भाग हो सकता है। तो शायद इसी वजह से मैंने पासपोर्ट में भूल गया था घर पे। तो 2 दिन कतर में बड़ी आलीशान वर्ल्ड कप फाइनल देख ली और फिर अब शुक्रवार का दिन है, मैं बंबई आया हूं 10 दिन की छुट्टी पर और नए साल का इंतजार करेंगे। राहुल गांधी जैसे मैंने कहा वो भी छुट्टी ले रहे हैं, तो यार कुछ, और पार्लियामेंट भी बंद हो रहा है जल्दी, तो ज्यादा कुछ तो होना नहीं क्रिसमस के इस हफ्ते तक। अच्छा, आप भी छुट्टी पे हैं, राहुल गांधी भी छुट्टी में, लोग ये भी कहेंगे कि सौरभ भी छुट्टी पे हैं। अब ये सवाल सिद्धांत ये है और शायद आदेश या राहुल जानते हो, आप हमारे राहुल जानते हो कि राहुल गांधी जा कहाँ रहे 8 दिन के लिए। हम तो यहाँ बंबई आ गए हैं, माता जी से मिलेंगे, मेरी बहन आई है बंबई, मेरे बच्चे भी हैं, लेकिन राहुल गांधी कहाँ जा रहे हैं 8 दिनों के लिए, इस पर बहुत अटकलें लगाई जा रही है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। भारत में रहेंगे, कहीं और जाएंगे, और एक तरह से यात्रा को एक मिड टर्म या हाफ टाइम हो गया यात्रा में लगता है। जी, तो आप जब गए थे अब भारत जोड़ो यात्रा कवर करने, तो उस दिनों जो आप जब थे उसमें एक पॉज आने के पहले के वक्फे में थे आप भारत जोड़ो यात्रा में, तो उस पॉज आने के पहले क्या कुछ जो कांग्रेस नेता थे, वहां पे वर्कर्स थे, जो एक कोर टीम का हिस्सा थे, उनसे बातचीत करके उस समय क्या लग रहा था राजदीप सर आपको कि क्या अपने गोल को कितना अचीव कर पा रहे हैं? क्योंकि अभी चिट्ठी आ रही है, जब कोविड वाली चिट्ठी आ रही है मनसुख मांडविया की, तो उसके अपने अपने पॉलिटिकल मतलब निकाले जा रहे हैं, लेकिन अंदर खाने में क्या चल रहा है यात्रा को लेकर पॉज के पहले? देखिए सिद्धांत, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप यात्रियों से बात करें या राहुल गांधी के करीबियों के साथ बात करें या कांग्रेस के वर्कर के साथ बात करें, तो वो बड़े उत्साहित है। उनको लगता है इस यात्रा से राहुल गांधी एक बार फिर जनता से कम जुड़ गए हैं या उनके साथ जुड़ गए, क्योंकि राहुल गांधी पर इल्जाम लगाया जाता था वो किसी को मिलते नहीं है। यात्रा में कम से कम वर्कर को राहुल गांधी के साथ जो चलते हैं या कोई डिस्ट्रिक्ट का लीडर है वो चलता है, उसको लगता है कम से कम मैं मेरे नेता से मिला हूं। तो वर्कर बहुत उत्साहित है, यात्री तो बहुत ही उत्साहित थे। जो यात्री 120 130 जो परमानेंट एक तरह से यात्री है, भारत यात्री, वो बहुत उत्साहित थे। रात को 10 बजे वॉलीबॉल खेलते हैं और सुबह 3 बजे उठ के 3:30 बजे उनका अलार्म लगता है और 6 बजे वो यात्रा करते हैं 25 किलोमीटर। लेकिन जो लीडर थे उनमें उतना उत्साह नहीं दिखाई दिया और मुझे लगता है क्योंकि उनको लगता है कि क्या वाकई इस यात्रा से हमें सत्ता मिलेगी। देखिए लीडर जो है पिछले 8 सालों से लगातार कांग्रेस एक हार के बाद दूसरी हार खा रही है। कुछ एक्सेप्शंस है, अभी हिमाचल में जीते हैं या 1-2 राज्यों में पहले 2018 में जीते थे, लेकिन एक माहौल लीडरों में है कि क्या हम वाकई मोदी जी और बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे, तो उनमें वो उत्साह नहीं दिखा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक वर्कर से मैं मिलता हूं, बुजुर्ग था, वो कहता है देखिए राहुल गांधी चल रहे हैं, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च इसी तरह से कही थी। मैंने उनसे कहा सर आप राहुल गांधी की प्लीज तुलना महात्मा से मत कीजिए, लेकिन उनमें वो उत्साह था। लेकिन जो एक मैं कहूंगा कि एक पप्पू की जो छवि बन गई थी, वो कांग्रेसियों को लगता है या राहुल गांधी की के जो सलाहकार है उनको लगता है उससे कुछ हद तक इस यात्रा ने खत्म किया या दूर रखा है। क्योंकि जब आपको 6 बजे रोज वॉक करना पड़ता है, आप लगातार वॉक करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ जाते हैं, उनके सवाल उठाते हैं, तो इससे कई लोगों को लगता है कि एक जो पप्पू की जो इमेज बीजेपी के आईटी सेल ने राहुल की लगाई थी वो कम हुई है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो जुड़ रहे हैं उसमें कई मैं देखता हूं जो ओल्ड और न्यू लेफ्ट यानी पुराने वामपंथी और नए वामपंथी और एक्टिविस्ट लोग बहुत दिखाई दिए। जैसे आनंद पटवर्धन जो फिल्म मेकर थे वो वहां मुझे दिखाई दिए। इसके पहले आपने देखा होगा मेधा पाटकर जैसे लोग, काफी उस पर विवाद भी हुआ। लेकिन जो हम जिसे समझते हैं ओल्ड या न्यू लेफ्ट से यंग लोग, जो कई एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, किसानों की राजनीति करते हैं, ये सब यात्रा से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए एक स्पेस खुला है। क्योंकि उनको लगता है नहीं तो उनकी आवाज कोई सुनता नहीं है, तो कम से कम राहुल गांधी जो है एक तरह से साफ है कि वो अपने आप को एक आइडियोलॉग की तरह लोगों के सामने रख रहे हैं, नेता नहीं आइडियोलॉग। अब कांग्रेसी जो पुराने हैं उनको ये पचता नहीं है, क्योंकि वो तो नेतागिरी में विश्वास रखते हैं। तो
क्या जो राजस्थान में अंदरूनी लड़ाई है वो इससे सुलझेगी? उनको लगता है नहीं सुलझेगी। क्या बाकी जो संगठन के प्रॉब्लम्स कांग्रेस में वो सुलझेंगे? नहीं लगता। और एक आखिरी बात, जब मैंने राहुल गांधी को पूछा सवाल कि क्या इस यात्रा को आप क्यों कह रहे हैं कि सक्सेसफुल हुई है, सफल हुई है, और आपका 2024 के लिए क्या आपका क्या एक तरह से इरादा क्या है, क्या किस दिशा में आप पार्टी को लेना चाहते हैं? तो उन्होंने जो मैंने सक्सेस के बारे में पूछा उसका उन्होंने बड़ा लंबा अच्छा जवाब दिया 4 मिनट के लिए कि मैं पॉलिटिकल हिंदुत्व के सामने एक लड़ाई दे रहा हूं, विचारधारा की लड़ाई। लेकिन जैसे ही 2024 की बात हुई उन्होंने कहा नहीं नहीं ये डिस्ट्रैक्शन है, यू आर डिस्ट्रैक्टिंग, ये इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है। देखिए तब प्रॉब्लम होता है, यानी यात्रा का राजनीतिक मकसद क्या है ये क्लियर नहीं है, लेकिन यात्रा ने कुछ हद तक राहुल गांधी की इमेज को एक तरह से आप कह सकते हैं री इन्वेंट किया है, और पप्पू की जो इमेज, उनकी एक छवि जो बनी थी उससे वो दूर पार्टी को एक तरह से दूर हटाए। मुझे एक इंटरेस्टिंग लगा कि योगेंद्र यादव जिन्होंने मेरे ही प्रोग्राम में 2019 में कहा था कि कांग्रेस जो है उन्हें कांग्रेस को खत्म होना चाहिए, कांग्रेस मस्ट डाई, और तभी विपक्ष एक बार फिर उभर कर आएगा। अब वही योगेंद्र यादव इस यात्रा के साथ जुड़ गए हैं, जबकि वो पुराने समाजवादी हैं वो। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखिए मैं यात्रा से इसलिए जुड़ा हूं क्योंकि मुझे लगता है कांग्रेस ही एक विकल्प है जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है। तो कहीं ना कहीं एक बदलाव जरूर आया है उन लोगों में जो पहले कांग्रेस के आलोचक थे, कुछ लोहियाइट थे, समाजवादी थे, लेफ्ट के थे, लेकिन क्या इससे वाकई कांग्रेस में बदलाव आएगा? इस पर बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि राजनीतिक इस यात्रा का राजनीतिक मकसद क्या है ये क्लियर नहीं है, और ना ही राहुल गांधी किसी भी उस तरह के सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है कि अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की जो लड़ाई हो रही है उसका क्या होगा, तेलंगाना में जो सवाल है, अन्य राज्यों में आपके सामने सवाल है, सीतारमैया वशिष्ठ शिव कुमार, इन चीजों पर वो ध्यान ही नहीं देना चाहते। तो उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश की, एक आइडियोलॉग, दाढ़ी पहन लगाकर जो एक तरह से पिलग्रिम जिसे कहते हैं, एक यात्री की जो उनकी छवि बन गई है। पॉलिटिक्स नजर कम आई, एक इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज ज्यादा समझ में आई आपको? बिल्कुल बिल्कुल। मैं मतलब 2 टेक अवेज हैं राजदीप जी के इस वक्तव्य से कि ये राहुल की इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज है, इससे कांग्रेस पार्टी को, दूसरा टेक अवे ये है कि कांग्रेस को क्या लाभ हो रहा है ये क्लियर नहीं, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस की समस्याओं पे बात नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन राहुल की मीटिंग्स हो रही हैं, रघुराम राजन के साथ मीटिंग हो रही है, संतों के साथ मीटिंग हो रही है। रघुराम राजन के साथ जो इंटरव्यू है मुझे पर्सनली वो काफी वेग लगता है, मतलब काफी फैला हुआ इंटरव्यू है, जिसमें राहुल गांधी के सवालों का रघुराम राजन जवाब दे रहे हैं कि हमें सर्विस सेक्टर में क्रांति चाहिए, हमें पूंजीवाद से लड़ाई नहीं करनी है, उससे समझना है, इस तरह की बातें हो रही हैं। वो मतलब बहुत एक इकोनॉमिस्ट का शार्प उत्तर नहीं कहा जाएगा उसे। बहरहाल संतों से बातचीत हो रही है जिसमें राहुल गांधी ये कह रहे हैं खबरों के अनुसार कि हम आपको कैसे जोड़ें पार्टी से, इस तरह की बातें हो रही हैं। क्या राहुल गांधी अपनी मीटिंग से कुछ साबित कर पा रहे हैं, या किस तरह से मीटिंग्स का चुनाव कर रहे हैं ये भी, और किस रूट पे जा रहे हैं राजनीतिक रूप से? देखिए सिद्धांत, 2019 का जब लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी, उसके बाद राहुल गांधी ने 2 पेज का इस्तीफा दिया और कहा कि हमारे परिवार से कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष रहना नहीं चाहता। वहां से इसको नया कामराज प्लान कहा गया था जी। हाँ, यहाँ से कांग्रेस पार्टी की ये यात्रा की प्लानिंग शुरू होती है, और राहुल गांधी उसी वक्त इस यात्रा को करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि अहमद पटेल और बाकी सीनियर नेताओं ने सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बना दिया, उसके बाद ये यात्रा फिर टल गई। और बार बार इस बात को लेके स्टेटमेंट्स आते रहे राहुल गांधी की तरफ से कि गांधी परिवार से बाहर के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाइए। फिर 2 नाम आए, अशोक गहलोत और मल्लिकार्जुन खड़गे, उसमें जो कुछ आपको सब पता ही है जी। अब सवाल ये था कि इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी क्या करना चाहते हैं। दरअसल राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए अपनी उनकी जो ब्रांड वैल्यू है, जो काफ़ी डाउन हो गई थी, जो देखिए मैं डाउन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 2019 का चुनाव हो या 14 का चुनाव हो, गांधी परिवार के नाम पे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को वोट नहीं मिल रहे थे। तो वो जो ब्रांड वैल्यू होती थी गांधी की, कि जिस तरीके से आज मोदी जी हैं, अगर वो जिसको मर्जी टिकट दे दे वही एमपी बन जाता है, तो वो उस ब्रांड वैल्यू को वापस रिस्टैब्लिश करना चाहते हैं राहुल गांधी। बेसिकली राहुल गांधी पार्टी के भीतर भी इस यात्रा के जरिए अपनी लीडरशिप को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि मैं, जिसे आप कहते हो कि मैं लोगों से मिलता नहीं हूं, मेरे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, मैं लगातार राजनीति नहीं कर सकता, उस ब्रांड वैल्यू को राहुल गांधी ने इंक्रीज किया और इस यात्रा के जरिए साबित कर दिया कि मैं
मुश्किल रास्ते पे चल के मैं ये साबित कर सकता हूं, भले ही आप कह रहे हैं कि 25 किलोमीटर रोज चलना है, कन्याकुमारी से कश्मीर जाना है। तो राहुल गांधी ने इस यात्रा के जरिए अपना जो ब्रांड वैल्यू है उसको इंक्रीज किया और वो स्टैब्लिश करके ही दिखा रहे हैं कि हाँ, मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूं। और मैं आज सुबह किसी से बात कर रहा था, मुझे बताया कि जब राहुल गांधी के साथ नेता चलते हैं साथ में, तो वो उनको बताते हैं कि तुम मेरे साथ चल रहे हो, बताते हैं मतलब एक फीलिंग जाती है ऐसे कि तुम मेरे साथ चल रहे हो, मैं तुम्हें नेता बनाऊंगा। तो वो एक जो बात थी वो उसको वापस लाना चाहते हैं। दूसरा, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी को क्या फायदा होगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास, राहुल गांधी के पास आज माफ कीजिएगा आदेश, लेकिन ये वही राहुल गांधी हैं जिनकी वीडियो वायरल हो रही है, सेल्फी लेने वाले का हाथ झटक रहे हैं। वो मैं किसी एक पर्सनल घटना में कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन जो आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी को उससे क्या फायदा हुआ और राहुल गांधी को क्या फायदा हुआ। कांग्रेस पार्टी विपक्ष की पार्टी थी, मेरे हिसाब से 50-52 उनके सांसद आए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास और राहुल गांधी के पास आज खोने के लिए कुछ भी नहीं है। उनके पास जो कुछ है पाने के लिए। इस यात्रा के जरिए लोग कई बार पूछते हैं कि इस यात्रा से कितना फायदा चुनाव में होगा। तो बार बार ये बात होती थी कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, अपने घर बैठी हुई है, कुछ करती नहीं है, सड़क पे नहीं आती, लोगों से नहीं मिलती। तो इस यात्रा के जरिए उन लोगों को भी ये जवाब मिल गया कि कांग्रेस पार्टी सड़क पे है। राहुल गांधी ने 3570 किलोमीटर की यात्रा चूज की है, जो लगभग 3000 किलोमीटर पूरी कर चुके हैं। और जब आपने कहा कि कोविड वाली बात आई, कोविड के मामले में भी मैंने कल भी ये बात लिखी थी, आप फिर बोल देता हूं कि अगर सरकार कोविड प्रोटोकॉल्स को लागू करती है, तो राहुल गांधी का ये कहना था, परसों रात को एक मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने कहा कि अगर कोविड प्रोटोकॉल लागू होते हैं तो मैं उनको मानूंगा, अगर मुझे 5 लोगों की अनुमति मिलेगी तो उन 5 लोगों के साथ मैं इस यात्रा को पूरा करूंगा, अगर 5 की भी नहीं मिलती है तो मैं अकेला इस यात्रा को पूरा करूंगा। तो मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि कांग्रेस पार्टी के पास खोने के लिए आज कुछ नहीं है। वही स्थिति राहुल गांधी की है, वो महज एक सांसद है, पूर्व कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, गांधी परिवार उससे दूर हट चुका है, तो इनके पास जो कुछ है पाने के लिए है। दूसरी बात, अब वोटों का फायदा कितना होगा, ये इसका एनालिसिस बाद में होगा कि भैया इनको 4 वोट का फायदा होगा, 4000 का होगा, 40,000 का होगा या 4 लाख का होगा, ये आज की डेट में कहना मुश्किल है। लेकिन मैं आपको एक बात कह सकता हूं कि राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए अपनी लीडरशिप को, गांधी परिवार की ब्रांड वैल्यू को और पार्टी के भीतर अपने आप को नेता साबित करने में लगे हुए हैं। और लोगों ने कुछ हद तक कांग्रेस पार्टी के भीतर ये मान लिया है कि राहुल गांधी हमारे नेता हैं, वो इतना टफ रास्ता चूज कर सकते हैं और उसी तरफ ये यात्रा जा रही है। जो बात हो रही है कि जो बीजेपी से झगड़ा होगा या लड़ाई होगी, वो सब दूर की बात है। पहले झगड़ा जो है वो घर के अंदर का है, पहले घर के अंदर आपको अपने आप को एस्टैब्लिश करना है और वही इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी कर रहे हैं। जी राहुल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आदेश जो कह रहे थे कि, और राजदीप जी जो कह रहे थे, इसमें इमेज बिल्डिंग और राहुल गांधी की छवि, गांधी परिवार का होल्ड पार्टी पे, और मतलब उस सवाल का जवाब की जो कई बार चौराहे की बहसों में ढूंढा जाता है कि नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन, तो शायद उसका जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही हो इस यात्रा से। लेकिन इस तरह की पीआर बिल्डिंग एक्सरसाइजेस हम लोगों ने चुनाव में बहुत पहले भी देखी हैं, जब गांधी परिवार में की जो राहुल गांधी वाली पीढ़ी है उसको लेकर 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव था और उसमें लखनऊ वाला कांग्रेस ऑफिस रंगने की खबरें आई और तैयारी की खबरें आई, कहा गया कि प्रियंका गांधी संभालेंगी, और इस तरह की मतलब खबरें जो हैं बहुत देखी गई। उस पूरे ऑफिस की पेंटिंग की फोटो, इसकी फोटो, उसकी फोटो। फिर 2022 के समय भी प्रियंका गांधी की एक्टिविटी तमाम जो है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाली जो पॉलिटिकल कैंपेनिंग थी। अभी ये भारत जोड़ो यात्रा है। तो इस पीआर बिल्डिंग एक्सरसाइजेज में सवाल भी वहीं अटक रहा है अभी भी कि राहुल गांधी की मीटिंग्स और राहुल गांधी की यात्राएं जो हैं कितनी फलीभूत होंगी, मतलब रिजल्टेंट कितना दिखा पाएंगी कि जब ये एक इसका स्ट्रेच जाकर आपका जम्मू कश्मीर में खत्म होगा, फिर ये एक और यात्रा जो जिसकी चर्चा है कि वो एक वेस्ट से ईस्ट की ओर करेंगे, गुजरात से लेकर आपका उत्तर पूर्वी राज्यों तक, उसकी भी कितनी संभावना है। राहुल सर, देखिए सर, आपने एक फिल्म देखी होगी जिसकी एक बड़ी भद्दी सी नकल अभी हिंदुस्तान में हिंदी में बनी है, फॉरेस्ट गम जी। और उसके अंदर एक पात्र है जो लगातार दौड़ता रहता है और उसके मन में आता है कि वह दौड़ गया मुझसे, तो मैं दौड़ गया हूं बिना मंतव्य के, बिना गंतव्य के, और मैं दौड़ रहा हूं। और उसके साथ यानी कारवान की फिगर नहीं है, लेकिन वो एक ऑर्डिनरी सिटीजन है। आपने एक बात कही कि मोदी के बाद कौन, क्या है कि हम ढूंढते हैं बहुत ज्यादा है, जनता बना देती है।
और ये फर्क है एक बुनियादी कि हम समय से पहले, हैसियत से ज्यादा, हैसियत से कम, बहुत ज्यादा आकलन देते हैं लोगों को। और अभी आप गुजरात का अगर एग्जाम्पल ले लें तो शायद आप यही कहेंगे कि देखिए, जरूरत से पहले, जरूरत से कम, जरूरत से ज्यादा हिसाब में गड़बड़ियां हुई। पहले लेटेस्ट कॉन्टेक्स्ट पे आ जाते हैं जी सर। कि सरकार ने एक चिट्ठी लिख दी है राहुल गांधी साहब को कि साहब बड़ा खतरा है कोविड का, चीन और दुनिया में तमाम जगह घंटियां बज रही हैं, और उसके बाद अगर घंटे की सबसे ज्यादा बज रही हैं तो बस अब आपकी यात्रा में बज रही हैं। ये बिल्कुल वैसा ही रवैया है कि सांसदों को साहब बहुत चिंता हुई। एक टीपी चौधरी साहब राजस्थान के, उनको चिंता हुई, उन्होंने मंडाविया साहब को चिट्ठी लिखी कि साहब ये कांग्रेस की एक बेलगाम यात्रा हो रही है और उसकी वजह से कोविड का खतरा बढ़ेगा। और उसके रिस्पांस में मंडाविया साहब ने चिट्ठी लिख दी। अब देखिए कि अब ये सांसदों को चिंता है, अभी सत्र खत्म हुआ है, जरूरत से पहले खत्म हो गया, चिंताएं कुछ और रही होगी, लेकिन आप मुझे अगर याद करिए तो मुझे बताइए कि साहब संसद के अंदर किस सांसद ने मास्क लगा रखा था? एक सांसद बताइएगा जो कि बोलते टाइम मास्क लगाए हुए था। अगर नहीं लगाए था तो चिंता वहां क्यों नहीं थी राहुल गांधी के? उन्होंने साहब एक सांसद जो है 19-19, 20-20 लाख का रिप्रेजेंटेटिव होता है, हम लोगों का बड़ा मेहनत से पैदा किया हुआ नेता है और उसको जरा एहतियात से रखना चाहिए, इसलिए मास्क नहीं लगाए थे। अभी गुजरात की रैलियों में कई सौ रैलियां हो गई, कई हजारों के लोग थे, दावे हुए, उसमें मास्क नहीं थे। क्या है कि बीजेपी जो है वो एक फोकस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा को टारगेट कर रही है। आई एम सॉरी राहुल सर, मैं यहाँ पे एक और चीज जोड़ना चाह रहा हूँ। राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा चल रही थी बीजेपी की। बिल्कुल, नहीं, वैसे ही पीके की बिहार में चल रही है साहब जी, वो गांव-गांव जा रहे हैं, वो भी यात्रा चल रही है। ऐसे एक तमिल संगम हो रहा है बनारस के अंदर, हाँ। आपके शहर के अंदर, उसके बावजूद वहां पे भी कोई चिंता नहीं हो रही है। खैर बहरहाल चिंता हो रही है क्योंकि राहुल गांधी को कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक सूटेबल चीज है कि एक राहुल गांधी नैरेटिव बनाए, क्योंकि विपक्ष का जो रीजनल सैट्रैप्स है वो बीजेपी के पल्ले नहीं आते, वो बीजेपी के लिए मुश्किल का सबब है। ममता बनर्जी हुई, बीजेडी हुई, टीडीपी, आपकी टीआरएस हुई और आपका जगनमोहन रेड्डी हुए, इनसे बीजेपी को टक्कर में मुश्किल होती है। तो कांग्रेस को एक नेशनल नैरेटिव बना के रखने के लिए उनके पास एक टारगेट है राहुल गांधी और एक टारगेट है कांग्रेस पार्टी, वो उसको बना के रखेगी। इसीलिए आप देखिए कि राहुल गांधी जो है वो उत्साही है, यंग है, यानी हमसे यंग है और राजीव से, तो वो बोल जाते हैं कि जवानों की पिटाई हुई, जो कि एक लैंग्वेज वाइज देश के एक बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलने लायक बात नहीं है साहब, कि जवानों की अगर पिटाई हो रही है, ये बोलते हुए मेरी जीभ में मैं शायद दांतों के बीच में दबा लूंगा, और इसको बोलने के तरीके होते हैं। क्या है कि इसमें आदेश ने एक बात कही कि तुम मेरे साथ चलो, राहुल गांधी इशारा कर रहे हैं, मैं तुम्हें नेता बनाऊंगा। साहब इस यात्रा से पहले क्या इस बात में किसी को कांग्रेस में शक था कि राहुल गांधी के साथ चले तो नेता बन जाएंगे? आप आज की फेहरिस्त देखिए नेताओं की, जो नेता छोड़ के गए या नेता जो आज बने हुए हैं, वो सब ज्यादातर राहुल गांधी के साथ के हैं, और उनमें से कुछ जो नहीं है वो राहुल गांधी उनके खिलाफ। साहब अगर आप राजस्थान के मुख्यमंत्री को देख लीजिए तो वहां पे कोई बहुत ज्यादा सामंजस्य नहीं है राहुल गांधी से। अशोक गहलोत की लाइकिंग नहीं है। 2019 का जिक्र किया जब 2 पन्ने की चिट्ठी का आदेश ने, तो उसी से पहले चुनाव हारे जाने के अगले दिन जब सीडब्ल्यूसी हुई थी, तो उसमें कुछ लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं ने अपने रिश्तेदारों को ज्यादा ध्यान दिया, अपना ज्यादा दिया, पार्टी के साथ नहीं दिया। ये बात राहुल गांधी ने बोली थी और इशारा लोगों को पता है किसकी तरफ था जी। तो तुम मेरे साथ चलो, नेता मैं बनाऊंगा, ये बात, इस बात में क्या शक है? और अगर नेता राहुल गांधी बनाते हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, क्योंकि अगर खड़गे नेता नहीं बनाते तो ये सवाल बहुत बड़ा है कि खड़गे साहब किस लिए आए हैं। तो ये एक सवाल है। दूसरा ये है कि साहब खोने को क्या नहीं है, ये सवाल जो है बहुत बेहतरीन है साहब, कि खोने को क्या है बचा है। मैं इस सवाल का एक जवाब देना चाहता हूं। जो ये यात्रा हुई है, इसका रूट का अगर आप आकलन करें तो ये कन्याकुमारी से शुरू होती है साहब। हाँ। वहां पे कांग्रेस जो है वो अलायंस का हिस्सा है और 149 सीटें हैं इस अलायंस के पास। कांग्रेस के 18 बने हो, 47% के करीब वोट है।
केरल में यूडीएफ की सरकार है, 41 सीटें यूडीएफ के पास हैं, एलडीएफ की सरकार है। वहां पे 2016 तक कांग्रेस सत्ताधारी थी। कर्नाटक में कांग्रेस के पास 224 में से 70 एमएलए हैं, 2018 तक सत्ता में थी, अलायंस का चीफ मिनिस्टर था। आंध्र प्रदेश में वोट कम हो गया है, लेकिन तेलंगाना जब तक नहीं बना था तब तक कांग्रेस वहां पे सत्ता में भागीदार हुआ करती थी। महाराष्ट्र में 44 सीटें कांग्रेस की, 16% वोट सत्ता में थी 2022 तक। मध्य प्रदेश में 114 सीट थी कांग्रेस की, 40.1% वोट था, 2020 तक सत्ता में थी। राजस्थान में आज भी सत्ता में है, 40% के करीब वोट है। हरियाणा में 2009 तक सत्ता में थी। उत्तर प्रदेश में साहब छोड़ दीजिए, खैर वो उसका जिक्र छोड़ना बेकार है। पंजाब में 2022 तक सत्ता में थी, जम्मू एंड कश्मीर में 2014 तक थी। अभी भी बड़ा नाम है कांग्रेस। तो इस पूरे रूट में कांग्रेस के पास बहुत दम है साहब। तो ये कहना कि कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है साहब, बहुत खोने को बचा है। तो ये है कि खोने की ना खोए कुछ आगे, उसकी लालसा में कुछ पाने की इच्छा नहीं है साहब। राजदीप ने कहा ये साधुवाद है साहब, ये सन्यास की भावना है कि ये मेरी पार्टी के काडर जो है उत्तर प्रदेश में कम इसलिए नहीं हुए हैं क्योंकि नेता खराब हो गए, परिवार खराब हो गया, कांग्रेस पार्टी खराब हो गई। साहब सत्ता से बाहर चली गई उत्तर प्रदेश में 1989 में, और कहीं भी इशारा नहीं किया कि वो सत्ता में दोबारा वापस आ सकती है। और इस कारण से काडर छोड़ छोड़ के चला गया। तो जो लोग जुट रहे हैं इन राज्यों में, जो लोग जुटे हैं, वो बहुत अच्छी बात है साहब। वो इसलिए जुटे हैं क्योंकि ये रूट ऐसे पे था, मैंने आपको गिनवाया कि जहां कांग्रेस में दम है अभी। तो जो लोग तो जुड़ेंगे, लेकिन लोग जो जुड़ रहे हैं वो इसलिए भी लालायित हैं कि कर्नाटक में अगर सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार साथ साथ दिखाई दिए तो कांग्रेस के काडर में उम्मीद है कि बीजेपी की हालत खराब है, इस बार कांग्रेस अगले चुनावों में सत्ता में आ सकती है, सत्ता में आ सकती है। तो ये संन्यासवाद जो है यात्रा से अगर आप पृथक करके चलेंगे तो उसका लॉजिक मुझे नहीं समझ आता है। गुजरात में आप पृथक करके चले, आप हार गए। इसको मिला करके अगर मैं कुल मिला करके देखूं, अब रघुराम राजन साहब का वक्फा वो देखिए आइडिया। गुजरात के चुनाव थे, गुजरात में मेधा पाटकर को लेकर के हमेशा एक सेंटिमेंट रहा है एक वर्ग के अंदर, जहां पानी की किल्लत हुआ करती थी। बीजेपी ने बड़ा सक्सेसफुल कैंपेन चलाया था एक समय पे मेधा पाटकर वगैरह के खिलाफ। और देखिए नरेंद्र मोदी पहले शुरू में विकास की बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मेधा पाटकर चुनाव में उनके साथ यात्रा में राहुल गांधी के साथ जुड़ी, उन्होंने मोड़ दिया कि ये गुजरात के उन लोगों के लिए जिनको पानी की जरूरत थी। मेधा पाटकर जैसे लोगों ने 30 साल प्रोजेक्ट को डिले किया, और देखिए ये आपके खिलाफ है। ये एक पॉलिटिकल पार्टी की कैलकुलेशन हुआ करती है। तो क्या ये इन कैलकुलेशन से परे की यात्रा है? रघुराम राजन साहब का आपने जिक्र किया। साहब रघुराम राजन साहब बहुत पढ़े लिखे कुछ लोगों में से हैं, जो कि सुंदर पिचाई और ये सब जब तमाम भारत के जो नाम रोशन कर रहे हैं उन लोगों में से एक है। मगर इन लोगों के अंदर करियर में कुछ गूगल के सीईओ बनने से ज्यादा की ललक होती है, अलग की। और उसमें वो सरकारी नौकरियां जो है, बड़े बड़े पद जो है वो ललक, ये सीवी हंटर्स हैं एक तरह के, बहुत अच्छा इनका काम है। तो कहा जाता है कि उनको कांग्रेस बीजेपी बहुत ही थोड़े टाइम के लिए वो थे, उनके पॉलिटिकल कलर की बात होती है। रघुराम राजन ने बड़ा क्लियर पॉलिटिकल इंडिकेशन दिया है कि वो कहां खड़े होते हैं पॉलिटिकली एज एन एकेडमिशियन। दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में इस समय शिकागो बूथ में है वो इस समय, जो कि अमेरिका का सेकेंड ओल्डेस्ट बिजनेस स्कूल है, और वहां पे 10 नोबेल लॉरेट हो चुके हैं साहब। यानी वो इतनी बेहतरीन जगह है। वहां का एक आदमी यात्रा में क्यों आता है? अब देखिए, एक समय पे रघुराम राजन जब आए थे हिंदुस्तान, 2008 का वक्फा था, 8 का था, तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उन्हें एक ऑनरेरी इकोनॉमिक एडवाइजर बनाया था अपना। उसके बाद 2012 में वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने, और उस 12 का इकोनॉमिक सर्वे उन्होंने दिया, जिसमें बड़ी बेहतरीन बात यह है कि उन्होंने तमाम उन चीजों का जो कांग्रेस बाद में कर गई, जैसे फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, फूड फॉर ऑल प्रोग्राम, उसका विरोध किया था। कहा था कि फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब ये वो उनकी यात्रा में जुड़े हैं, उनका साथ पॉलिटिकल कलर पहले से ही ऐसे लोगों का तय होता है। देखिए, अगर मैं किसी को आज की सत्ता में किसी को इकोनॉमिक एडवाइजर बना रहा हूं, मैं उसकी सिर्फ इकोनॉमिक पोटेंशियल पे नहीं बना रहा हूं, मैं इस बात पे बना रहा हूं कि वो पॉलिटिकली मेरे से अलाइंड है। ये पुरानी सरकार में भी होता था, ये आज भी होता है साहब।
पॉलिटिकली नॉन अलाइन लोगों को ऐसी नौकरियां नहीं मिलती। इसलिए रघुराम राजन पॉलिटिकली कहां है ये सबको पता है। वो इंटरव्यू जो हुआ वो किसी इकोनॉमिक इशू को उजागर करने के लिए नहीं हुआ, वो इकोनॉमिक क्राइसिस जो चल रही है इस समय की उसको अंडरलाइन करने के लिए वो बिल्कुल सही हुआ साहब। एक लेवल पे एक पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है कि उस समय की कमियां या सत्ता नशीन पार्टी की कमियों को उजागर करे, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन क्या उससे कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिकल उसमें कुछ फायदा पड़ता है, मैं इसको लेकर के बहुत डाउटफुल हूं। पप्पू इमेज का जो एलिमेंट है, राहुल गांधी ने एंड्योरेंस दिखाया है कि उनके अंदर एक फिजिकल एंड्योरेंस है और एक मेंटल एंड्योरेंस है कि वो यात्रा कर सकते हैं, बिल्कुल मैं कहता हूं। लेकिन क्या ये यात्रा फैमिली और राहुल गांधी के रिकॉग्निशन से आगे कुछ है? बारिंग मुझे एक पॉइंट पे लगा कि कहीं राहुल गांधी ने पॉलिटिक्स करी है जो कि अच्छी है कांग्रेस पार्टी के लिए, वो थी महाराष्ट्र में जाकर के जब उन्होंने सावरकर वाला बयान दिया जी, जहां पे वो एमवीए के अलायंस पार्टनर हैं, जहां शिवसेना सावरकर को लेकर के ये कहती रही कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, उसके अलायंस में होते हुए भी राहुल गांधी ने जाकर के सावरकर के बारे में जो बात कही वो पॉलिटिकली बिल्कुल 24 कैरेट गोल्ड थी। क्यों? क्योंकि दैट्स व्हाट ए पॉलिटिकल पार्टी एंड ए लीडर शुड डू। आइडियोलॉजिकल पोजिशनिंग बताई उन्होंने बताया कि आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, मगर उसकी जो आइडियोलॉजिकल कोर है उसको गांधी नेहरू फैमिली ड्राइव करती है और वो सावरकर के खिलाफ है। और इस बात को लेकर के आप देखिए कि उसके बाद से एक ट्रैक्शन मिला है। नहीं तो आप देखिए कि शिवसेना के होते हुए एंटी सावरकर व्यूज का कोई बहुत ज्यादा ट्रैक्शन नहीं था, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को उसमें प्ले मिला है और इस बात को जरूर कहा जाएगा। कुल मिलाकर के मैं कहूं कि राहुल गांधी ने इस यात्रा के पहले कहा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। अब लेकिन परेशानी ये है कि पार्टी का काडर और सब जो चाहते हैं वो कह रहे हैं कि आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, शर्त लेकिन ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। राजदीप सर, मैं आपके पास आता हूं। काडर की बातचीत की अभी राहुल सर ने भी की, आदेश ने भी पॉइंट आउट किया था, और काडर को लेके एक जिक्र आता है 2017 के विधानसभा चुनाव का, जब प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी से जुड़ते हैं आईपैक के कर्ता धर्ता की हैसियत से, और फिर कुछ समय बाद वो छोड़ के चले जाते हैं सपा से गठबंधन करवा के। यूपी को ये साथ पसंद है वाला कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में। और उस समय जो आरोप लगते हैं, प्रशांत किशोर क्यों छोड़ के गए, आरोप लगते हैं उसी काडर पे, उसी लोकल नेतृत्व पे। मतलब वो यूपी की बात मैं इसलिए भी कर रहा हूं कि अभी राहुल गांधी जाएंगे यूपी में, वो कि यहाँ के पुराने नेता इतना इंटरफेरेंस नहीं पसंद कर रहे हैं, पुराने नेता मैनेजेबल नहीं हैं, इस तरह की बातें होती हैं। कांग्रेस की राजनीति यूपी में अभी भी सफ़ेद चादर और सफ़ेद मसनद वाली ही चल रही है, उसमें इनोवेशन नहीं आ रहा। सफ़ेद चादर सफ़ेद मसनद एक अलंकार के रूप में यूज़ किया जाता है कांग्रेस के लिए भांति भांति तरीकों से। तो क्या काडर सेटिस्फेक्शन ही राहुल गांधी करना चाह रहे हैं? पॉलिटिकली जो होगा सो होगा, क्योंकि आदेश जी ने कहा कि 4 वोट आए, 4000 40 लाख वोट आए, वो बात की बात है। क्या अभी काडर को जोड़ने के लिए काम किया जा रहा है? देखिए, यही तो मुसीबत है एक तरह से कांग्रेस राहुल गांधी की। देखिए 2013 में मैं आपको ले जाता हूं, जयपुर में एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है जहां राहुल गांधी कहते हैं स्टेज पर, पावर इज पॉइजन, सत्ता जो है वो विष की तरह है, मैं सत्ता में के लिए मैं लोभी नहीं हूं। अब प्रॉब्लम है, ये सब ठीक है जब अगर आप किसी एनजीओ से जुड़े हो या आप आइडियोलॉग हो या एडिट पेज राइटर एक तरह से बन गए हो, लेकिन आप एक ऐसे पार्टी का नेतृत्व कर रहे हो जो सत्ता से जुड़ी हुई है। कांग्रेसी जो है इतने सालों से विचारधारा की पार्टी कहां रही है? पिछले 30-40 सालों में वो केवल सत्ता के लिए रही है। और एक तरह से राहुल गांधी एक समय इसी में फंस गए थे। जब 2017 का जिक्र किया आपने, आपको याद होगा उसी 2017 में गुजरात में चुनाव हुआ था, तब राहुल गांधी वहां जाकर एक प्रोजेक्शन होता है कि वो जनेऊधारी हिंदू है। अब एक तरफ आप कहते हैं कि मैं इस तरह की राजनीति से दूर हटना चाहता हूं, लेकिन वो सत्ता की लड़ाई के लिए आपको जनेऊधारी हिंदू कहा जाता है और आप उसके साथ जुड़ जाते हैं। अब मुझे लगता है राहुल गांधी को पता चल गया है कि ये शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स नहीं चलेगा।
उनको लगता है कि मुझे अगर कांग्रेस पार्टी को एक तरह से सत्ता में लाना भी है तो ये लंबी विचारधारा की लड़ाई आरएसएस के खिलाफ लड़नी है। इसके लिए राहुल गांधी तैयार है, इसके लिए उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो तैयार है, इसके लिए मैं समझूंगा जो यात्री उनके साथ जुड़ रहे हैं, सेवा दल के जो वर्कर जुड़ रहे हैं वो तैयार है। लेकिन क्या वाकई लीडर तैयार है? यही मुसीबत इस समय कांग्रेस की है सिद्धार्थ की। एक तरफ राहुल गांधी अपनी एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ पार्टी जो है वो सोच रही है कि हमें सत्ता कैसे जल्द से जल्द मिलेगी, क्योंकि अब 8 साल हो गए हैं, हम दिल्ली से दूर हैं, कई राज्यों में हमारी सरकार नहीं आई। आज राहुल श्रीवास्तव बात कर रहे हैं आंध्र में, कहां है आज नामो निशान कांग्रेस का आंध्र में? महाराष्ट्र में भी वो नंबर 3 पार्टी बन गई है उसी एमवीए में, एक ऐसे राज्य में जहां एक समय पूरी पकड़ कांग्रेस की हुआ करती थी। तेलंगाना में भी ऐसा लगता है कि बीजेपी एक तरह से मुख्य प्रतिद्वंदी बन रही है। केरल में भी कांग्रेस हारी थी पिछले चुनाव। अब कर्नाटक की बात है, वहां जरूर कांग्रेस के पास चांस है। लेकिन जो पॉइंट मैं कह रहा हूं ये है कि कांग्रेस पार्टी जो है, जो नेता उनके हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो केवल सत्ता चाहती है जल्द से जल्द। राहुल गांधी चाहते हैं कि पहली एक विचारधारा की लड़ाई हो। मैं अब वो नहीं कहूंगा जो मैंने पहले किया कि जनेऊधारी हिंदू हूं, या मैं एक तरह से कि मैं आम आदमी पार्टी को की तरह मेरी राजनीति करूंगा। मैं अपनी राजनीति करूंगा अपनी तरह। तो राहुल गांधी के लिए ये यात्रा एक तरह से खुद की डिस्कवरी है कि मैं कौन हूं। उसमें मुझे लगता है कुछ हद तक राहुल गांधी को सफलता मिली है कि राहुल गांधी ने यह दिखाया है कि ये जो ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स है कि ये चुनाव जीतना है, अगले चुनाव में कुछ करना है, उससे मैं दूर हटूंगा। वो राहुल गांधी गुजरात क्यों नहीं गए सिद्धार्थ? क्योंकि उनको लगा कि वहां की जो नेता है जिस तरह की राजनीति करते हैं उससे मैं उब गया हूं, मुझे वो राजनीति नहीं करनी है। क्योंकि ये वही बस एक आध रैली एड्रेस करने गए थे बीच में चुनाव। 2 रैली किए, एक राजकोट में एक सूरत में, और उनका कहना था कि नेता है वो जाकर बीजेपी के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं या हमारी टिकट पर चुनकर बीजेपी में चले जाते हैं। ऐसे नेताओं के लिए मैं कैंपेन नहीं करूंगा। अब आप कह सकते हैं ये कुछ लोग कहेंगे ये उनका अहंकार है कि आप पार्टी में रहकर अपने लोगों के लिए कैंपेन नहीं करते, ये उनका अहंकार है। आप बड़े नेता हैं, आप कहीं से भी लड़ सकते हैं, अमेठी से एक दिन, दूसरे दिन वायनाड से, हम तो नहीं, हमें तो चुनाव लड़ना है। तो कुछ नेता इससे एक तरह से डिस्कनेक्ट है। तो राहुल गांधी की समस्या यही रही है कि उनको एक तरह से सत्ता से एक चिढ़ है। एक बड़े कांग्रेस नेता ने मुझे यह कहा, सिद्धांत बहुत इंटरेस्टिंग है, कि राहुल गांधी हेट्स द पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ द ओल्ड कांग्रेस। जो पुराने कांग्रेस लीडर है, राहुल गांधी को लगता है ये केवल सत्ता के लड़ते हैं, ये अपॉर्चुनिस्ट है, इसलिए वो एक नया कार्डर बनाना चाहते हैं। सचिन राव जैसे लोग जो हैं उनको कहा गया है आप ट्रेन करिए, एक कार्डर बनाइए, सेवा दल को एक बार फिर लोगों के सामने रखिए। देखिए यात्रा में 1 किलोमीटर आगे जो पहली पंक्ति होती है वो सेवा दल लोगों की हो रही है, और राहुल गांधी चाहते हैं ऐसे लोग जो बिल्कुल बीजेपी को टक्कर दें और विचारधारा को लेकर टक्कर दें, वो उनके साथ जुड़ जाए। अब यही एक तरह से कांग्रेस की परेशानी है, बिकॉज कांग्रेस हैज नेवर बीन अ कार्डर बेस्ड पार्टी, एटलीस्ट नॉट इन द लास्ट 30-40 ईयर्स। इंदिरा गांधी के बाद कांग्रेस केवल सत्ता के लिए एक पार्टी बन गई। अब क्या आप एक प्री इंदिरा गांधी, एक कार्डर बेस्ड पार्टी तुरंत ओवरनाइट कर सकते? नहीं कर सकते। क्या कांग्रेस के पास उतना समय है रीइन्वेंट करने के लिए? इस पर बड़ा सवाल है। लेकिन जरूर मैं कहूंगा आइडियोलॉजिकली इस यात्रा ने कांग्रेस को कम से कम एक दिशा दी है। जो पहले मुझे लगा कि एक तरह से जो कमी थी, बिल्कुल जो कमी हुई थी, एक आइडियोलॉजिकल वैक्यूम था, उसको भरने की राहुल गांधी ने कोशिश की है। पर क्या इससे जो पॉलिटिकल वैक्यूम है, जो आपका संगठन मजबूत करना है या अंदरूनी लड़ाई मजबूत करनी है, क्या आप नेता होकर इन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे? आप इस तरह से डिटैच हो सकते हैं क्या? क्या है ना, पॉलिटिशियन डिटैच हिमसेल्फ फ्रॉम पॉलिटिक्स। जैसे कोई एंकर है, क्या एंकर कह सकता है मुझे टीआरपी से कोई लेना देना नहीं, मैं बस मेरा प्रोग्राम मेरी तरह करूंगा? राहुल गांधी की स्थिति उस तरह है, एक एंकर हु बिलीव्स इन प्रिंसिपल्स बट डज नॉट वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स। दैट इज द नेचर ऑफ राहुल गांधी एट द मोमेंट। जी आदेश। नहीं सिद्धांत, इसमें प्रॉब्लम ये भी है, राजदीप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि सत्ता पॉइजन है। साहब अगर सत्ता पॉइजन है ना, तो इस देश के अंदर करीब नहीं तो 70-80 करोड़ लोग होंगे जो नीलकंठ बनने को तैयार होंगे। कमाल की बात है। नहीं, पर यही तो मुसीबत है राहुल, दैट द एवरेज कांग्रेसमैन, जो एवरेज तो सिद्धांत, कांग्रेसमैन है, उसमें देखिए, आप फ्यूचर देखिए कि फ्यूचर कितना खतरनाक है।
जो एवरेज अगर आप कांग्रेसमैन कह को रहे ये हैं बात कि- हजम ही नहीं हो रही है। राजीव सर एक मिनट, राहुल जी कुछ कह रहे हैं। जी राहुल जी। मैं कह रहा हूं कि अब आप देखिए कि आप कह रहे हैं कि यात्रा जो है वो ईस्ट वेस्ट से ईस्ट भी जाएगी। अगर आप वेस्ट से ईस्ट जाएंगे तो आपको या तो शुरू करेंगे गुजरात से, क्योंकि वेस्ट दो ही राज्य माने जाते हैं बड़े मोटे, एक राजस्थान या गुजरात। और राजस्थान तो में आप हो चुके हैं तो गुजरात ही बचता है ऑप्शन। तो गुजरात बचता है, तो गुजरात से शुरू करना पड़ेगा। अब राजस्थान के अंदर वो सत्ता नाम का जहर था, उसके लिए एक मुख्यमंत्री जो है अपने सहयोगी को गद्दार वद्दार कर चुका है। तो सत्ता का जहर जो था वो वहां पे कांग्रेस को डिवाइड कर चुका है, तो गुजरात आना पड़ेगा। गुजरात में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। अब गुजरात से चलेंगे अगर आप तो मध्य प्रदेश जाएंगे, मध्य प्रदेश में यात्रा हो चुकी है। तो उधर आप यूपी जाना चाहेंगे, सदर्न यूपी, यूपी में आपका वैसे ही मन नहीं है बहुत ज्यादा जाने का, तो यूपी में भी आप फिर 2 दिन का काट करके जाएंगे। उसके बाद आपके अच्छा राज्य आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ आ जाएगा। बिहार में आपका सहयोगी है, झारखंड में आपका सहयोगी है, उसके बाद बंगाल में आप साफ हैं। बंगाल वो जो में एक ममता बनर्जी ने तो इस पे ऑब्जेक्ट भी किया था, उनको जुड़ने का प्रस्ताव आया था, ये भी खबरें आई थी। जी हाँ। जी। तो अब ये देखिए जो वेस्ट टू ईस्ट वाला जो आपका वो है, वो कांग्रेस के एक्चुअली साउथ टू नॉर्थ जो कांग्रेस की प्रेजेंस है उससे खराब है पॉलिटिकली। तो अब ऐसे में आपके पास क्या चारा बचता है कि आप इसको मूवमेंट को सस्टेन कैसे करेंगे। जिन राज्यों में लालायित है कार्डर्स और नेतृत्व सत्ता में आने के लिए, वहां ये कि ये सत्ता के लिए गेम नहीं है, इसलिए इस यात्रा को अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस राहुल गांधी को समझ आ रही है, थोड़ी बहुत हमको भी आ रही है, लेकिन क्या कार्डर को इसकी सही पॉलिटिकल, देखिए मैं कार्डर हूं, मैं कांग्रेस में विश्वास करता हूं, ऐसे कांग्रेस के नामलेवा आज भी दीवाने बहुत है साहब, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है। और इस बात में कांग्रेस के जो लोग राइट ऑफ करते हैं बिल्कुल गलत करते हैं, उसमें अभी भी दम है। कश्मीर उसने हिमाचल में दिखा दिया कि अगर ठीक से अगर नेता वेता हो और बीजेपी बैकफुट हो तो हरा ही जा सकती है। लेकिन कांग्रेस को ये अपनी यात्रा का एक बहुत बड़ा मौका था जी। मैं ये कहूंगा कि आई थिंक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, कि इस यात्रा को उस लेवल को नहीं पहुंचा पाए जहां उस कार्डर को लगता कि मैं साहब लड़ने के लिए आया हूं और मैं चुनाव लड़ने से परहेज नहीं है मुझे जी। राजनीति में रह करके राजनीति और सत्ता को जहर बोलना, आई थिंक वो इलॉजिकल लेवल से अगर हट जाती यात्रा तो इसमें जरूर बहुत पोटेंशियल था। हाँ आदेश, क्या इज इट अपॉर्चुनिटी लॉस्ट और राहुल गांधी को तब क्या कोर्स करेक्शन करना चाहिए फिलहाल यात्रा में, बताएं। देखिए इस पे मैं टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा कि ये अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है या इसमें कुछ बचा हुआ है, लेकिन मैं इतना जरूर सवाल तो उठेंगे ही ना। बताता हूँ उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ जी प्लीज। लेकिन उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सब लोग बात कर रहे हैं, राजदीप जी और राहुल जी, कि राहुल गांधी जो है इस यात्रा में किसी भी नेता से राजनीतिक बातें नहीं करते। कई लोगों ने कोशिश की कि भाई हम अपने स्टेट की बात कर लें या दिल्ली की बात कर लें या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बात कर लें, वो किसी से भी बात करना नहीं चाहते राजनीति के बारे में। जैसे परसों की बात है, परसों एक चाय का ब्रेक हुआ और वहाँ पे कांग्रेस के बहुत सारे विधायक बैठे हुए थे, तो राहुल गांधी वहाँ पहुँचे, उनको लगा कि कुछ बात होगी, तो राहुल गांधी बैठते और कहते हैं कि आप लोगों में से ब्राह्मण नेता कौन है। तो एक विधायक उठे कि हाँ सर मैं हूँ, तो वो बोला कि आप ही बताइए कि आप ब्राह्मणों के नेता हैं। तो नहीं मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ लेकिन मैं विधायक हूँ। तो बताइए आप जनेऊ क्यों पहनते हैं। तो विधायक जी को समझ नहीं आया कि जनेऊ क्यों पहनते हैं, उनके पास का जवाब नहीं था। तो एक वहीं खड़ी एक दूसरी महिला नेत्री थी जो काफ़ी वरिष्ठ है कांग्रेस पार्टी की, महासचिव भी है, उन्होंने कहा कि क्योंकि वो विधायक जो वो भूपेंद्र हुड्डा कैंप से आते थे, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने एक ही किताब पढ़ी है जो भूपेंद्र हुड्डा के सिलेबस उसमें सिखाती है। तो ऐसे ही कर करके कोई भी राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा चल रहा है या दिल्ली आने वाली है, राहुल गांधी इस बारे में बात ही करना नहीं चाहते कि पार्टी के भीतर प्रदेश में या राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है। उसके लिए वो कहते हैं कि देखिए मैं सिर्फ यात्रा के बारे में बात करूंगा, आप मुझसे सामाजिक बात करिए, जाति की बात करिए, धर्म की बात करिए, इतिहास की बात करिए, लेकिन वो अगर आपको राजनीतिक बात करनी है तो आप जाइए राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के पास, आप उनसे बात करिए। तो बेसिकली राहुल गांधी ने अपने आप को ये कह दिया कि मैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन आपको पार्टी की अंदरूनी बात करनी है तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जाके आप उनसे बात कर लीजिए। हाँ। तो जो आपका सवाल था कि क्या ये अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है, मैं ये कहूंगा कि थोड़ा जल्दबाजी होगी अब इस फैसले पे आना कि इसका जितना अच्छा फायदा पार्टी उठा सकती तो उठा पाई है या नहीं उठा पाई है।
अब आपने जिक्र किया कि क्या यात्रा Course correction वेस्ट टू ईस्ट भी जाएगी। हाँ। ये एक पिछली स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी दिल्ली में, जिसमें सब बड़े लोग बैठे हुए थे। तो खड़गे साहब से किसी ने पूछा कि बताइए कि क्या यात्रा कश्मीर पहुंचने के बाद दोबारा भी करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अभी इस पे विचार चल रहा है, और जिस तरीके से राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं तो उनके एक घुटने में थोड़ी दिक्कत आ गई है। जब वो कहीं चढ़ते हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर दूसरी यात्रा होगी जो गुजरात से और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएगी, तो वो हो सकता है कि वो यात्रा गाड़ी के जरिए हो, क्योंकि पैदल चलना संभव नहीं है। जो कि इसमें हेल्थ रीजन बताए जा रहे हैं कि राहुल गांधी के घुटने में, एक घुटने में, राइट वाले में प्रॉब्लम है। पिछले दिनों एक विजुअल आया था जिसमें वो बस के ऊपर चढ़ रहे थे, तो वो अपनी एक पैर को मोड़ ही नहीं पा रहे थे। तो इसके मुझे लगता है कि इसमें अभी टाइम है कि कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, और इस बात पे जाने में। और दूसरा कि दूसरी यात्रा होगी या नहीं होगी ये बाद में समझ में आएगा, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि लगभग 600-650 किलोमीटर की यात्रा बची हुई है। हाँ ठीक है, लास्ट कमेंट इस पे कि अभी राहुल गांधी को जो इस तरह के सवाल उठ रहे हैं कि बहुत कुछ को साधना है और अभी शायद साध नहीं पाए हैं, तो इन चीज़ों पे अगर काम करना हो राहुल गांधी को, तो क्या कोर्स करेक्शन और क्या रीप्रोग्रामिंग करनी होगी उनको अपने भारत जोड़ो यात्रा के साथ? देखिए, ये बात सही है जो राजदीप ने कही कि जो सीनियर नेता हैं पार्टी के, जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं 2-2 बार, 3-3 बार, उनसे वो राहुल गांधी की बात नहीं मानते और राहुल गांधी भी ज़्यादा उनको महत्व नहीं देते, तो अपना एक खड़ा करना चाहते हैं। पिछली 20 साल की राजनीति में राहुल गांधी ने पहली बार अपनी पसंद का कोई मुख्यमंत्री बनाया, वो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। इससे पहले जब 2018 में सरकार आई थी छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, तब भी सोनिया गांधी के नज़दीकी लोगों को ही, यानी जो 1980 बैच है कांग्रेस पार्टी के भीतर, उन्हीं को ही मौका दिया गया था। पहली बार 2000 बैच का कोई व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हुआ है, और उसमें भी राहुल गांधी को वीटो करनी पड़ी। तो राहुल गांधी आहिस्ता आहिस्ता चाहते हैं कि मैं पुरानी लीगेसी को तोड़ूं, और जो नए लोग हैं, जो मेरे समकक्ष हैं, जिनको मैंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। आप देखिए 2014 के आसपास की बात है जब इन्होंने सुक्खू को वीरभद्र सिंह के विरोध के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था। इसी तरीके से सचिन पायलट को राजस्थान का बनाया था, अशोक तंवर को हरियाणा का, और अरुण यादव को मध्य प्रदेश का। उसके बाद उनमें से कोई सर्वाइव कर पाया तो वो सुक्खू कर पाए और सचिन पायलट कर पाए। उनका संघर्ष अभी भी चल रहा है। तो इस राहुल गांधी धीरे धीरे पुराने नेताओं की लेगेसी तोड़ रहे हैं और नए लोगों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका पहला एग्जांपल लंबे समय से उनका ड्रीम भी था। हाँ, ये पहला एग्जाम्पल उनका जो है हिमाचल प्रदेश है, जिसमें उनको वीटो करना पड़ा कि नहीं, किसी और नाम पे चर्चा नहीं होगी, हम सुक्खू को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग। देखिए सिद्धांत इसमें यानी ये है सर जल्दी कि राहुल गांधी का वीटो चलता है। हाँ, चलता है तो क्यों नहीं चलाते साहब। अब ये राजदीप की बात और आदेश की बात, ये जो ओल्ड लीडरशिप है कांग्रेस की, ये कांग्रेस के लिए एक मिलस्टोन राउंड द नेक, यानी गले में फंसी हुई हंसली हो गया है। अब आप देखिए कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ कि कमलनाथ साहब ने एक छोटा सा व्यंग्यात्मक कमेंट कर दिया कि दिग्विजय सिंह जी कई दिनों बाद भोपाल में दिखाई दिए हैं क्योंकि ये यात्रा में ज्यादा दिखते हैं। यानी वो अपनी तरफ से कमलनाथ जी अपना टोंट मार गए। ये जो फैक्शनबाजी है कि जो हरियाणा के अंदर आप देखिए लगातार हो रहा है कि एक हुडा फैक्शन और शैलजा फैक्शन और हुडा रणदीप सुरजेवाला फैक्शन, ये फैक्शनबाजी कांग्रेस में हो गई। तो क्या है कि काडर को यही उम्मीद थी कि राहुल गांधी की ये यात्रा जो है वो कई इन सारी चीजों को तोड़ेगी, काटेगी। तो वो चाहते हैं कि साहब राहुल गांधी हिमाचल जैसा पूरे देश में कर दें, और ये अथॉरिटी राहुल गांधी के पास है। लेकिन क्या है कि क्यों ऐसा है कि वो राजस्थान में नहीं कर पाते, क्यों ऐसा है कि अशोक गहलोत, वो अपने तंवर साहब जैसे जो नाम आदेश ने लिया उनको पार्टी से छोड़ के जाना पड़ता है। ये जो स्ट्रैंगल होल्ड है, ये इंदिरा गांधी जैसे फॉर्मूले से ही टूटेगा साहब। एक बार मैदान में कस के आइए और उस जंजाल को तोड़िए। शायद इसीलिए मैं कह रहा था कि ये अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है। जी हाँ, राजीव सर लास्ट कमेंट प्लीज। देखिए ये जो बात है ना, ये असली लड़ाई ये है, एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई है और एक जनरेशनल है। अब जब इंदिरा गांधी ने तय किया कि मैं लेफ्ट ऑफ सेंटर कांग्रेस पार्टी को बना रही हूं और पुराने नेताओं को एक तरह से किनारे किया, निजलिंगप्पा हो, कामराज हो, मोरारजी देसाई हो, एसके पाटिल हो, 1969 में जब उन्होंने क्या किया, पार्टी को तोड़ा। अब राहुल गांधी में वो क्षमता है क्या नहीं कि वो तैयार है एक तरह से पार्टी को तोड़कर एक नई पार्टी अपने इमेज में बनाने के लिए, एक ऐसे समय में जहां बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी बन गई है। देखिए 1969 में कांग्रेस का तभी भी वर्चस्व था, इसलिए इंदिरा गांधी तभी भी कांग्रेस ओ को तोड़ के अपनी कांग्रेस आर बना पाई। अब वो नहीं कर सकते।
इसलिए ये प्रॉब्लम है। प्रैक्टिकल रियलिटी आज क्या है सिद्धांत, राजस्थान में, कि अशोक गहलोत के हाथ में अभी भी संगठन उन्हीं के हाथ में है। सचिन पायलट को भले ही राहुल गांधी चाहे कि एक तरह से नया नेतृत्व आए, लेकिन संगठन तो अशोक गहलोत के पास है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जो है, अभी भी रिसोर्सेज जो है उन्हीं के हाथों में। ओनली ही कैन हैंडल द पार्टी इन अ वे। आप कर्नाटक लीजिए, कर्नाटक में जो दो बड़े नेता हैं उनमें एक तरह से जो लड़ाई हो रही है, बिकॉज दे आर, अगर राहुल गांधी किसी तीसरे को भी लाना चाहे तो मुश्किल है। तो ये जो जनरेशनल चेंज जो है, ये अच्छी बात अपने आप में है। राहुल गांधी शुड ब्रिंग अ जनरेशनल चेंज। राहुल गांधी शुड मेक दिस आइडियोलॉजिकल फाइट एज ही इज डूइंग विद भारत जोड़ो यात्रा। लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी क्या है कि कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई है कई राज्यों में, तो राहुल गांधी के इंप्लीमेंटेशन की वजह डिसरप्शन होता है। और उसी डिसरप्शन की वजह आप देखेंगे कुछ लोग जो किनारे हो जाते हैं वो किसी दूसरे पार्टी में चल जाते हैं, जो 1969 में नहीं था। तो राहुल गांधी के सामने जो चैलेंज है वो कोई सिल्वर बुलेट नहीं है। ये यात्रा के जरिए आप केवल कांग्रेस पार्टी की छवि ओवरनाइट नहीं बदल सकते, आप अपनी छवि कुछ हद तक बदल सकते हैं, जो जिसमें राहुल गांधी को यश मिला है। लेकिन क्या आप पार्टी को एक पॉलिटिकल पार्टी दैट कैन compete फॉर पावर अगेंस्ट बीजेपी बना सकते हैं ऑन अ यात्रा? इस पर बहुत बड़ा सवाल है। एंड दैट्स व्हाई आई सेड राहुल गांधी विल हैव टू गिव अ पॉलिटिकल एंगल टू, एक पॉलिटिकल एंगल टू हिज यात्रा, कि ये यात्रा से मेरा पॉलिटिकल उद्देश्य ये है, एक नई पार्टी बनाना, एक नई विचारधारा पर जाना। ये जब तक नहीं न बनाए, कांग्रेस की स्थिति मुझे लगता है अभी भी एक सवाल उस पर उठेगा कि वेयर डज द कांग्रेस गो फ्रॉम हियर, कहां जाएगी कांग्रेस इसके बाद। जी राजीव जी, तो इस तरह की कुछ मीटिंग्स वगैरह जो होती हैं क्या, मतलब कि इस तरह का मंथन अभी भारत जोड़ो यात्रा में हो रहा है कि हमें अब इस राज्य में जाएंगे तो यहाँ की ये प्रॉब्लम है, इस पे ये स्टैंड लेना है, स्टीयरिंग इस तरह से करनी है, मीटिंग्स इस तरह की हो रही हैं अभी? नहीं, देखिए, मीटिंग भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो होती है वो स्पेसिफिक यात्रा को लेकर ही होती है। और जो राज्यों को लेकर, जैसे आज ही जब अब हम लोग ये डिबेट कर रहे हैं अभी, तो अभी एक मीटिंग चल रही है दिल्ली के कांग्रेस ऑफिस में, जहाँ सारे प्रदेश अध्यक्ष, सारे जनरल सेक्रेटरीज और जो नेता है विधायक दल, सबको बुलाया गया है। वो मीटिंग इसी बात को लेकर चल रही है। उसमें दो मुद्दे हैं, एक तो है संगठन का मुद्दा है, और दूसरा एक और चीज शुरू होने वाली है कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, एक नई शुरुआत कांग्रेस पार्टी करने जा रही है इसी महीने से। मैं जवाब देना चाहता हूं राहुल जी की बात का। राहुल जी बोल रहे थे कि भाई राजस्थान में वीटो क्यों नहीं किया, वीटो क्यों नहीं कर पा रहे राहुल गांधी। दरअसल प्रॉब्लम क्या है कि राहुल गांधी ने जो पंजाब एक्सपेरिमेंट किया और वो फेल हो गया। चन्नी साहब को मुख्यमंत्री बनाया, सिद्धू को पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया, और पार्टी का जो हाल है 17 सीटें आई, आप सबको पता है। तो पंजाब का एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, इसलिए राजस्थान में हाथ डालने से इस वक्त राहुल गांधी थोड़ा सा घबरा रहे हैं। दूसरा, एक नेता गए थे उनके पास, उन्होंने कहा कि राहुल जी, राजस्थान में जो है ना वो अशोक गहलोत की सरकार है, वहाँ सरकार कांग्रेस पार्टी की नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल ये है कि हमने देखा कि 25 सितंबर को क्या हुआ कि हमारे ऑब्जर्वर गए और हमें एक प्रस्ताव पारित करना था, हम वो नहीं कर पाए। तो इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कहाँ अशोक गहलोत जो गांधी की गुड बुक्स में थे, कहाँ वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे थे, और कहाँ इतनी बड़ी मुसीबत सामने आ गई कि गहलोत नंबर 1 थे राजस्थान में, पायलट नंबर 2 थे। अब उल्टा हो गया, पायलट नंबर 1 हो गया और गहलोत जी 2 पे हैं, 3 पे हैं या 10 पे, मुझे नहीं पता। हाँ, मुख्यमंत्री फिलहाल वो अभी तो राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया? बने हुए हैं। राहुल गांधी सुन लेते हैं, वो उनको जिस बात से वो कन्विंस होते हैं थोड़ा मुस्कुरा देते हैं। अच्छा, हाँ। तो सिद्धांत जी, जब शशि थरूर उनके पास गए थे, जब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, उनसे एक तरह से कहने गए थे कि मैं ये चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो राहुल गांधी से लड़िए बट डोंट इन्वॉल्व मी। अब देखिए, एक तरह से जो है ना, कांग्रेस की एक परंपरा रही है कि आप गांधी परिवार के पास जाते हैं जब भी आपके पास कोई परेशानी होती है। दे आर द अल्टीमेट वीटो इन अ वे। पर ये जो है, राहुल गांधी उस डज नॉट वांट टू प्ले दैट रोल। राहुल जी वही बोलेंगे कि वीटो है तो इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? नहीं, वो पर ही डज नॉट वांट टू सी। उनको लगता है कहीं, जैसे मैंने कहा ना, उनको एक नाराजगी है कांग्रेस के नेताओं से। You see, you are in a political party, but you do not approve of the way this political party functions. राहुल गांधी ने एक तरह से एक डिटैचमेंट की है इस तरह की राजनीति से, बट दैट इज द चैलेंज। अब आप कैसे करोगे जब इतने सालों की पार्टी रही है जो एक तरह से चल रही है, एक पावर पॉलिटिक्स की पार्टी है जहां लोग कुछ भी करेंगे कुर्सी के लिए, तब एक ऐसा नेता आता है जिसके पास पूरी तरह से अथॉरिटी है, लेकिन वो ना वोट कैचर है इस समय, अभी तक तो प्रूवन वोट कैचर नहीं है, ना ही वो इन चीजों में रुचि रखता है। जो पुराने इंदिरा गांधी वगैरह जो नेता थे वो पूरी तरह से इसमें एक तरह से तैयार थे इस तरह की पॉलिटिक्स करने के लिए। राहुल गांधी तैयार नहीं है,
तो कांग्रेस की समस्या यही है कि वी आर अ पार्टी ऑफ पावर, बट आवर न्यू लीडर वांट्स अस टू बिकम अ पार्टी ऑफ आइडियोलॉजी, विचारधारा की पार्टी बनिए। ये ट्रांजिशन कैसे होगा? आई गेस राजीव जी, आदेश जी की बात वहां पे जेल भी हो रही है कि वो वीटो का वहां इस्तेमाल करते हैं जहां पे उनको मुस्कुराना होता है। मैं जाते जाते आपके दर्शकों को लेकर नहीं, आप देखिए योगेंद्र यादव, आप सुनिए एक अच्छी, देखिए अब योगेंद्र यादव एक ऐसे नेता है जो कुछ साल पहले तक आम आदमी पार्टी में थे, जिन्होंने कांग्रेस का ही वोट बैंक लिया, बट ही इज टुडे पार्ट ऑफ द यात्रीज। राहुल गांधी को लगता है कि लेफ्ट ऑफ सेंटर जो नेता है, ही इज मोर कंफर्टेबल विद देम, ही इज मोर कंफर्टेबल विद लेफ्ट ऑफ सेंटर नेताज, और या जो पुराने समाजवादी हो, ही प्रिफर्स देम। ही इज एक्चुअली, किसी ने एक बार मुझे कहा राहुल गांधी इज मोर कंफर्टेबल विद सीताराम येचुरी देन ही इज विद सम ऑफ हिज ओन पॉलिटिशियंस, कि सीताराम येचुरी के कंपनी में उनको अच्छा लगता है, उनके ही जो पुराने नेता हैं उनके कंपनी में उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनको लगता है ये जो नेता है बिल्कुल अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिकल पावर पॉलिटिशियन है, उनमें कोई विचारधारा नहीं है। तो दैट इज द प्रॉब्लम। जी राजेश, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं, आदेश जी मैं सिद्धांत आपके दर्शकों के लिए एक कहानी सुना देता हूँ प्लीज। 100 दिन यात्रा के पूरे हुए थे और राहुल गांधी राजस्थान में चल रहे थे, तो एक नेता उनके पास पहुंचे, दौसा के आसपास ही। हाँ, नेता उनके पास पहुंचे, थोड़े से मोटे हैं वो, तो कहते हैं कि राहुल जी मुझे ना आपसे कोई काम नहीं है, ना कुछ चाहिए आपसे, ना कोई कमिटमेंट चाहिए, ना कोई अपॉइंटमेंट करवानी है। तो बोले चाहते क्या हो? तो बोले कि मेरा एक बढ़िया सा आपके साथ 5 मिनट का वीडियो, उसके बाद 5-7 अच्छी फोटो, और ये मेरे 5 लोग सामने खड़े हैं, 1-2 फोटो इनके साथ। बोले इससे क्या होगा? बोले इससे मैं चुनाव जीत जाऊंगा, और क्या चाहिए मेरे को? तो राहुल गांधी हंसे, और थोड़े से क्योंकि वो मोटे हैं तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे ड्रम नहीं है, मुझे सेलिब्रेट करना था कि यार 100 दिन पूरे हो गए हैं। तो बोला यार तुम्हारा टमी तो बिल्कुल ड्रम जैसा ही है, राहुल गांधी ने उनसे कहा। हाँ, उनसे कहा, और उसके बाद क्या किया उन्होंने, उसको तबले की तरह बजाना शुरू कर दिया, और ये सब यात्रा में चलते हुए हो रहा था, उसका विजुअल भी है। अच्छा, उसके पेट पे तबला बजाना शुरू कर दिया। तो उसको ये पता क्यों हुआ है, ये बताता हूँ क्यों किया, मैं बताता हूँ। दरअसल वो जो नेता है, जो उसने आके कहा कि मुझे कोई काम नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं चाहिए, कुछ नहीं लेना, मेरा ये आपके साथ एक वीडियो, मेरे कार्यकर्ताओं की फोटो, ये मुझे चुनाव जिता देगा। यही राहुल गांधी चाहते हैं इस यात्रा के जरिए कि हाँ, मैं किसी को चुनाव जिता सकूं, नेता बनाने वाली बात हो, मैं मेरे अंदर वो ब्रांड वैल्यू हो कि जिसके ऊपर मैं हाथ रख दूं, वो एमएलए बन जाए, वो एमपी बन जाए। इस यात्रा का असली मकसद मुझे ये लगता है। चलिए, नहीं, लेकिन एक बड़ा मजेदार किस्सा जो मैंने देखा आपके इस बात से छोटा मैं अगर ये बात सच्ची होती तो फिर राहुल गांधी गुजरात चले जाते, कि वहां जहां आपको चुनाव लड़ना है, मोदी जी को टक्कर देना है, वहां वो क्यों नहीं गए? वो इसलिए नहीं गए क्योंकि एक उनको लगता है वहां के नेता, जैसे मैंने कहा, कि वो बीजेपी के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। दूसरा, मुझे लगता है उनको मालूम पड़ गया है कि कुछ लिमिटेशंस है, मोदी जी को वो तुरंत चुनाव में नहीं हरा पाएंगे। ये एक लंबी लड़ाई है। ठीक है राजीव सर, मैं अगले सेशन की ओर बढ़ना है और गेस्ट वेट कर रहे हैं अगले सेशन के। राहुल लेकिन मैं छोटी सी बात बताता हूँ, क्या है कि आदेश जो है ये आज बहुत भुनना हो रहा है, इसके पेट में बहुत सारी कहानियां हैं। एक मजेदार कहानी मैंने देखी अभी हाल में कि राहुल गांधी, मुझे लगा कि ऐसे मोमेंट्स एक यात्रा में होने चाहिए। राहुल गांधी जयपुर में बीजेपी के दफ्तर के सामने से गुजर रहे थे, तो वहां कुछ लड़कों ने फ्लाइंग किस देते हुए अपने आदतन, तो राहुल गांधी ने नीचे से एक नारा लगाया, जय सिया राम। वो एक पॉलिटिकल मोमेंट है साहब। क्या है कि आज की दुनिया में जहां डिजिटाइज्ड और तमाम तरह के कैंपेन और मूवमेंट्स होते हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी होती है। और मैं पता नहीं क्यों आज आदेश बहुत चुप हैं इन किस्सों के बारे में, लेकिन बहरहाल क्या है कि पॉलिटिकल एलिमेंट्स जो हैं वो यात्रा से क्रिएट हो सकते थे। जी ठीक है, नेता नगरी में वक्त हो चला है ब्रेक का। ये बातचीत इतनी रोचक और इतनी इंगेजिंग है कि हो सकता है कि हम और बातचीत करें आगे आने वाले एपिसोड में। आज समय की कमी है, तो अगले सेशन की ओर चलते हैं। अपने गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। नेता नगरी के इस सत्र में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में बहुत कुछ हो रहा है, और जैसे वहाँ के नेता दिल्ली तक जा रहे हैं, मीटिंग करके आ रहे हैं, फिर बोल रहे हैं मीटिंग इसलिए की, फिर कुछ लोग कहते हैं, विपक्षी कहते हैं नहीं साहब आप इसलिए मीटिंग करके आए हैं। वहाँ पे मॉर्निंग वॉक किस्म के मजाक किए जा रहे हैं एक ही पार्टी के दो नेताओं के बीच में। वहाँ पे फिल्मी सितारों का जमघट लग रहा है, जहाँ पे अभिव्यक्ति की आज़ादी पे बातचीत हो रही है। ऐसी चीज़ जो आजकल फिल्मी सितारों में कम देखने को मिलती है, उनकी कम चिंताओं में ये जाहिर होती है। साथ में किसी नेता को दिल्ली लाना होता है पेशी के लिए,
तो लोकल पुलिस अरेस्ट कर लेती है, कहा जाता है दिल्ली जाने से बचाने के लिए लोकल पुलिस अरेस्ट कर ली। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। हाल फिलहाल बंगाल जो है काफ़ी गर्म रहा है बहसों में, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे तापमान थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहा, और इस तापमान की वजह क्या है, क्यों है, कैसी है, इस सब पे इस सत्र में बात करेंगे। और हमारे साथ होंगे दो बेहद खास मेहमान। हमारे साथ होंगे गौतम लाहिड़ी जी, सीनियर जर्नलिस्ट, सालों से बंगाल की राजनीति पर नज़र रख रहे हैं, ऐसे पत्रकारों में से एक हैं जिनको कहा जाता है कि उनको अंदर खाने की खबर बहुत मालूम रहती है, बहुत कुछ पता रहता है इनको। और साथ में हैं हमारे जयदीप मजूमदार, जो स्वराज के एसोसिएट एडिटर हैं, और वो भी सरकार के काम पर, उसकी सरकार की पॉलिसीज़ पे पैनी नज़र रखते हैं और लगातार लिखते पढ़ते बोलते रहते हैं। गौतम जी और जयदीप जी, आप दोनों लोग का नेता नगरी में बहुत बहुत स्वागत है सर। गौतम जी, मैं आपसे ही बातचीत शुरू करता हूं। गौतम जी, बंगाल में जो एक रीसेंट की गहमागहमी है वो किस वजह से देखी जा रही है? मैं थोड़ा सा टाइमलाइन को ट्रेस करते हुए बातचीत करूंगा कि कब, क्या, कैसे, क्यों। जो 5W1H एक पत्रकारिता का फॉर्मूला होता है, मैं थोड़ा थोड़ा यहां फॉलो करूंगा, थोड़ा थोड़ा हो सकता है मैं थोड़ा भड़कूं। तो पश्चिम बंगाल में ये जो अभी की गहमागहमी है वो किस वजह से है? नेताओं के बीच में टसल है, बीजेपी में खुद में टसल है, बीजेपी टीएमसी की जो टक्कर है, शाश्वत टक्कर है, वो तो हो ही रही है, लेकिन अभी इतना ज्यादा तेज चीजें क्यों हुई कि फिल्मी सितारों तक को आना पड़ा है? देखिए, बात यह है कि जब 2021 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था, उस समय बीजेपी को बहुत सालों के बाद जो इतना बड़ा कामयाबी मिला, मैं मानता हूं कि 77 सीट उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन फिर भी धीरे धीरे 70 में आ गया, 7 लोग छोड़ के चले गए। 38% वोट मिला था जो कभी वामपंथी को होते थे। तो वामपंथी की जगह भाजपा अभी बीजेपी बंगाल में टीएमसी का मूल विरोधी शक्ति है। आपको पता ही होगा कि 2024 आने वाला है। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने पिछले लोकसभा चुनाव में 18 सीट जीती थी, वो भी एक रिकॉर्ड माना जाता है भाजपा के इतिहास में। बंगाल में कभी कोई विरोधी पक्ष, जैसे पहले कांग्रेस का सबसे ज्यादा उसका कामयाबी था 16 सीट 1984 में, लेकिन बीजेपी को जो 18 सीट मिले हैं, तो इसके कारण उनका जो जनाधार बढ़ा है, ये जनाधार को देखते हुए मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी चाहते हैं वो भी अपना राष्ट्रीय स्तर पे अपना कदम रखना चाहते हैं। इसलिए जो 18 सीट है बीजेपी का, उसको कैसे कम किया जाए। अब बीजेपी चाहते हैं कैसे 18 या 18 को प्लस किया जाए। इसके लिए पॉलिटिकल घमासान शुरू हो गया है। साथ साथ अगला साल में, पहले में शायद पंचायत चुनाव होने वाला है। आपको पता होगा पंचायत चुनाव में बहुत ज्यादा संघर्ष होता है। बंगाल तो पॉलिटिकल संघर्ष के लिए मशहूर है, बाकी देश में उतना नहीं होता है जितना बंगाल में होता है। पॉलिटिकल कब्जा और जमावड़ा अपना बजाय वजूद रखने के लिए ये किसी हद तक कोई पॉलिटिकल पार्टी जा सकते हैं। इसलिए भाजपा के साथ जो उनका हाल में जो हुआ है, कुछ भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। कोर्ट का आदेश पे उसका इंक्वायरी चल रहा है, कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, वो बहुत बड़ा घटना है निस्संदेह। इसलिए ममता बनर्जी सरकार चाहते हैं कि कैसे भाजपा को वहां पे ज्यादा से ज्यादा ना बढ़ने दिया जाए। इसके कारण ही पॉलिटिकल कारण से ही वो घमासान हो रहा है। आपने जो शुरुआत में एक बात कही है, लेकिन 2021 के बाद जो बीजेपी को कामयाबी मिला था, बीजेपी को जो कंसोलिडेट करना चाहिए था, मुझे लग रहा है कि उतना कंसोलिडेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि भाजपा के अंदर गुटबाजी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अभी तो खुलेआम आप देखेंगे कि पूर्व अध्यक्ष जो थे दिलीप घोष, जो अभी पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट रहा है नेशनल, उसके साथ शुभेंदु अधिकारी का सीधा बयानबाजी चल रहा है। हाँ सर, मतलब गौतम जी, ये तो बड़ा रोचक है कि बीजेपी के दो बड़े नेता एक दूसरे को मॉर्निंग वॉक पे मैं उसको बार बार अंडरलाइन कर रहा हूं, 2 बार बोल के लग रहा है, लेकिन मॉर्निंग वॉक पर एक दूसरे को बयानबाजी कर रहे हैं कि मैं मॉर्निंग वॉक पर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता हूं, तो ये बोल रहे हैं कि अच्छा है कि मुझे देखकर कई सारे लोग मॉर्निंग वॉक करने लगे हैं। तो ये मतलब ये भी एक क्वेश्चन है कि बीजेपी अपनी फाइटिंग अभी तक नहीं बचा पाई है, क्योंकि 2021 में भी ये फाइटिंग था सर। आपको याद होगा कि बीजेपी के बागियों ने बीजेपी के अंदर की लड़ाई की वजह से बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उस समय था कि तृणमूल से बहुत सारे विधायक
और कम से कम 100 के ऊपर लीडर बीजेपी में ज्वाइन किया था। उसके लिए बीजेपी का जो खास कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके अंदर एक समस्या थी उनको एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत लोग चाहते थे कि शायद भाजपा इस बार कोई अच्छा फल का दिखाएंगे, तो इसलिए बहुत लोग चाहते थे कि वो विधायक ना बने। विधायक के उम्मीदवारी के लेकर बहुत ज्यादा झगड़ा था। लेकिन मैं एक बात आपको इसके साथ साथ बता दूं कि हाल में गंगा में बहुत पानी बह गया है। जो ममता बनर्जी को आप देख रहे थे भाजपा के साथ इतना संघर्ष में थे, वो राज्य में है, लेकिन केंद्र में अभी दिखाई दे रहा है कि शायद वो केंद्र सरकार के साथ कोई तालमेल कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले आपको पता होगा कि गृह मंत्री अमित शाह गए थे इंटर स्टेट काउंसिल का मीटिंग, लेकिन ममता बनर्जी का रिक्वेस्ट पे उन्होंने ममता बनर्जी का दफ्तर में भी चले गए और उसके साथ क्या बातचीत हुई, वो 14 मंजिल में उसका दफ्तर है, उसमें कहा जाता है कि 16 मिनट बात हुई है, लिफ्ट में क्या दोनों कहा एक जाता है साथ सर? गए। क्या बात हुई दोनों लोग में? क्या सुनते हैं सूत्रों से आप नहीं, लोग? किसी तरह से कोई कुछ ने नहीं बताया। कुछ फोटो जो आया है सबने देखा है कि अमित शाह नमस्कार कर रहे हैं, ममता जी उसका हाथ पकड़ रहे हैं। ममता जी गृह मंत्री का हाथ पकड़ के जो बोलना चाहते हैं, इसमें दोनों का जो केमिस्ट्री पहले था वो केमिस्ट्री बदल गया है। और एक बात आपके साथ साथ कह दूं कि पहली बार शायद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी को एक मंच पे दिखाई देगा 30 दिसंबर। तो साल का जो अंत हो रहा है वो अंत एक नया पॉलिटिक्स का पॉलिटिकल डायमेंशन, पॉलिटिकल डायनामिक्स हो रहा है कि नहीं, ये चर्चा का विषय है बंगाल में और ये देखने लायक है। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री, ममता बनर्जी सारे स्टेट गवर्नमेंट को अलर्ट किया गया कि प्रधानमंत्री आ रहा है, इसके लिए सारी व्यवस्था किया जाए। जैसे अमित शाह के लिए भी किया था, वहां पे तो रेड कारपेट होता नहीं है, ब्लू कारपेट होता है, ब्लू कारपेट वेलकम किया था। यहाँ पे प्रधानमंत्री के लिए भी उन्होंने इस तरह इंतजाम कर रहा है। एक कोई नेवी का फंक्शन है, दोनों रहेंगे। इसके साथ पहली बार बहुत दिन बाद प्रधानमंत्री वंदे भारत ट्रेन उद्घाटन करने जा रहा है, फ्लैग अप करने जा रहा है, जिसमें ममता बनर्जी भी रहेंगे। कलकत्ता से न्यू जलपाईगुड़ी नॉर्थ बंगाल ट्रक, एक नया वंदे भारत जो ट्रेन भारत की सारी राज्यों में हुआ है, ये पहली बार बंगाल में भी हो रहा है। वो भी प्रधानमंत्री स्वयं खुद जाके उद्घाटन करेंगे। ये जो नया और साथ साथ एक ही साथ राहुल गांधी का जो न्योता था भारत जोड़ो यात्रा जोड़ने के लिए, वो टीएमसी ने रिजेक्ट कर दिया, नकार दिया। उन्होंने बोला राहुल गांधी कौन होता है, ये पार्टी का प्रसिद्ध अध्यक्ष की तरफ से आना चाहिए था, राहुल गांधी का कहने पर हम जा नहीं सकते। एक कांग्रेस से दूरियां, साथ साथ अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ जो पहले उनका जो रुख था उसमें थोड़ा बदल दिखाई दे रहा है। ये बंगाल में बहुत सारी चर्चा और खास तौर पे वामपंथी, मेरे ख्याल में राज्य बीजेपी का इकाई भी थोड़ा बहुत घबरा हुआ है कि क्या कुछ तालमेल केंद्र के साथ ममता बनर्जी के हो रहा है तो उनका फ्यूचर क्या होगी। तो ये एक पॉलिटिकल कुछ सीन बदल रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक चेहरा होगा मेरे ख्याल में नया साल में कि बंगाल और केंद्र के साथ संपर्क में। लेकिन जो आप जिस इक्वेशन की ओर इशारा कर रहे हैं गौतम जी, वो काफ़ी रोचक इक्वेशन हो सकता है कि कांग्रेस को रिजेक्ट करके ममता बनर्जी केंद्र की तरफ देख रही हैं, किस हसरत से देख रही हैं, किस मोटिव के साथ देख रही हैं या कितनी मजबूती के साथ देख रही हैं, वो एक अलग कहानी है, वो आगे दिनों आने अनफोल्ड होगी। मैं आपसे एक और छोटी सी बात करूंगा, उसके बाद मैं जयदीप जी के पास चलता हूं। ममता जी का जब नाम आता है तो उनके साथ बंगाल में हाल फिलहाल में एक नाम जरूर लिया जाता है उनके अपोजिट में, शुभेंदु अधिकारी का। और शुभेंदु अधिकारी का के बारे में इस समय जो चल रहा है वो काफी अच्छी खबरें नहीं चल रही हैं। शुभेंदु अधिकारी को आरएसएस की मीटिंग में नहीं बुलाया जा रहा है। दिलीप घोष के साथ जो झगड़ा उनका चल रहा है, जिसके बारे में भी हमने बात की, वो तो जो चल ही रहा है सबको पता है। और शुभेंदु अधिकारी दिल्ली आकर अमित शाह से मीटिंग करते हैं और उसके दो वर्जन आते हैं सामने। शुभेंदु अधिकारी की तरफ से जो वर्जन आता है, मीडिया की तरफ से जो वर्जन आता है वो अलग होता है, टीएमसी अधिकारियों की तरफ से जो वर्जन आता है वो अलग होता है। तो क्या और इसमें एक और बात मैं अंडरलाइन करूंगा कि नवंबर में शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच में भी एक मुलाकात हुई थी। तो इस पूरे जो इक्वेशन सीन बदलने की जो आप कहानी बता रहे हैं सर, इसमें शुभेंदु अधिकारी को क्या पद छोटा किया जा रहा है, उनको क्या किया जा रहा है, साइडलाइन किए जा रहे हैं, या किस हैसियत से और किस पॉलिटिकल कैपेबिलिटी के साथ उनकी तरफ देखा जा रहा है? देखिए, एक बात तो मानना ही पड़ेगा कि बंगाल बीजेपी में दो गुट में स्ट्रेट अभी बढ़ चुके हैं। एक साथ शुभेंदु और राज्य का अध्यक्ष सुकांत मजूमदार साथ साथ ही दिखाई दे रहा है, लेकिन दिलीप घोष का एक गुट जो अलग है।
ये तो दिखाई दे रहा है। हाल ही में एक घटना हुई आसानसोल में, जहाँ पे रजाई और डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे थे शुभेंदु अधिकारी, वहां पे एक हादसा हुआ, कुछ बहुत लोग घायल हो गया था। उसके बाद से बंगाल में चर्चा है, बहुत जगह पे शुभेंदु को सारे जिला में दिखाई नहीं दे रहा है। और तृणमूल की तरफ से पोस्टर लगाया गया कि शुभेंदु अधिकारी मिसिंग। तो ये एक पॉलिटिकल मसला जी शुभेंदु का जो देखते हुए आप जो तरफ बोल रहे हैं कि शुभेंदु को दरकिनार किया जा रहा है, तो थोड़ा बहुत टीएमसी उसको पॉलिटिकली इस्तेमाल भी कर रहा है। दूसरी बात यह, ये मानना ही पड़ेगा शुभेंदु, आई एम सॉरी, मैं टोकूंगा सर आपको। आई एम सॉरी, मैं टोकूंगा सर आपको। आपने कहा कि टीएमसी इस्तेमाल कर रही है, लेकिन क्या उसके पहले वाली बात कि शुभेंदु को साइडलाइन किया जा रहा है, क्या ये बात भी कहीं ना कहीं अब लोगों को वहां पे लोगों के मन में आ रही है, या बीच में वहां पे पॉलिटिकल अंदर खानों में बातचीत हो रही है? क्योंकि सीबीआई के ऑफिस में कस्टडियल डेथ होती है, उसके लिए भी शुभेंदु अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाता है, उनका इस्तीफा मांगा जाता है सर। कारण है कि शुभेंदु को डेट का अनाउंस किया था, बड़े घटना होने वाला है, तो उसमें एक दिन ये हादसा हो गया, सीबीआई का कस्टडी में एक डेथ हो गया, तो उसके लिए भी तृणमूल उसका। लेकिन जो आपने कह रहे, मैं पहले बता दूं, तृणमूल में जब थे शुभेंदु, वो ममता बनर्जी के बाद सबसे प्रिय लोकप्रिय नेता थे। आज भी उसका मास फॉलोइंग, भाजपा में ज्वाइन करने के बाद भी जो मास फॉलोइंग है शुभेंदु का वो है। बाकी बीजेपी का सारे लीडर मास लीडर है ही नहीं, ये आपको मानना ही पड़ेगा। इसलिए जो दरकिनार का बात है, शुभेंदु पार्टी को पूरा अपना हाथ में लेना चाहते हैं, अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, उनका डायरेक्टिव से ही पार्टी चले, ये शायद उनका एक आग्रह है, जिसके कारण पार्टी में कुछ नाराजगी दिखाई दे रहा है। लेकिन जो दरकिनार का बात है, मुझे नहीं लगता है कि उतना बीजेपी के पास ऑप्शन भी है नहीं केंद्रीय नेतृत्व के बाद, शुभेंदु को इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। लेकिन जब दिल्ली में आए थे शुभेंदु, अमित शाह के बाद जेपी नड्डा से मिले, ये भी अखबार में छपा है खबर, बंगाल का अखबार में, कि शुभेंदु को कहा गया आप दिल्ली मत घूमो, कलकत्ता में जाके अब काम करो। तो इसलिए वो कलकत्ता से जो दिल्ली आए थे, किस लिए आए थे? उन्होंने आने का पहले कहा था, अमित शाह जी ने बुलाया, क्योंकि ममता जी के साथ 16 मिनट का मीटिंग चर्चा है, तो उन्होंने कहा मेरे को आधा घंटा टाइम दिया अमित शाह ने। वो दिखाना चाहते हैं कि ममता से ऊपर उसका अमित शाह के पास इज्जत है। तो ये पॉलिटिकल फ्लेक्सिंग है, सबकी पॉलिटिकल फ्लेक्सिंग है। तो लेकिन उसके बाद जो खबर छप गया कि उनको कहा गया कि आप बंगाल में वापस जाओ, वहां जाके पॉलिटिक्स करो, यहाँ आने का जरूरत है नहीं। तो ये बीजेपी के लिए सचमुच एक जो उसका जो कामयाबी मिला था, वो ठीक से उसको कंसोलिडेट नहीं कर पा रहा है। बहुत ही डिवाइडेड हाउस है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसको खास तौर पर साथ साथ ममता दिखा रहा है कि मेरे साथ अमित शाह, नरेंद्र मोदी साथ साथ है, दोनों साथ साथ हमसे मीटिंग कर रहा है। आजकल यहाँ पे प्रोग्राम जो प्रोजेक्ट है उद्घाटन के लिए मोदी जी आ रहा है हमारे साथ। वो पता नहीं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि मोदी जी से अलग मीटिंग करना चाहते हैं, जैसे अमित शाह से किया था। अमित शाह उसको मान भी लिया। अमित शाह गया था उनका दफ्तर में पहली बार कि स्टेट सेक्रेटेरिएट में गृह मंत्री जा रहा है। स्टेट सेक्रेटेरिएट के बगल में इंटर स्टेट काउंसिल का मीटिंग था, वो भी जो नवान्न सेक्रेटेरिएट, नवान्न हावड़ा में जो आजकल सेक्रेटेरिएट है, राइटर्स बिल्डिंग नहीं है, पुराना वामपंथी जमाना का। तो इसलिए तो अमित शाह भी जो उसके साथ मिला, वो जो फोटो निकला, इसमें बहुत सारी चर्चा है। सीपीएम वाला तो डायरेक्टली कहा है कि ये सेटिंग कर रहा है। कांग्रेस भी कहा है, अधीर चौधरी भी बयान दिया, ये बीजेपी का और ममता का सेटिंग हो रहा है। सेटिंग किसके लिए? देखिए, ममता के लिए सिर्फ लोकसभा ये समझ गया कि ऑपोजिशन पॉलिटिक्स के लिए जितना मुहिम चला रहे थे पहले जीतने के बाद, उससे थोड़ा वो पीछे हट गया है। अभी वो बंगाल में ही कंसंट्रेट कर रहा है। उनका लक्ष्य है 2024 का लोकसभा चुनाव, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 26 में जो विधानसभा है, विधानसभा में तो वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे, साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि बीजेपी अगर उनका मेन ओपोनेंट होता है, वो ममता के लिए पॉलिटिकली फायदेमंद होता है, क्योंकि वहां पे जो माइनॉरिटीज वोट है, जो कहा जाता है 26-27%, अनऑफिशियली 30%, वो कॉन्सेंट्रेट होता है ममता के। तो बीजेपी के खिलाफ जितना ममता आगे चलाएंगे उतना पॉलिटिकल फायदा होगा। और बीजेपी के लिए भी अच्छा है कि वो मेन ऑपोजिशन स्पेस उसको मिल रहा है। हो सकता है कि एक दिन ममता को वो टक्कर दे पाएंगे और ममता का ऑल्टरनेटिव के रूप में उभरेंगे, लेकिन इसके पहले उसको घर संभालना होगा जी। घर के लिए बहुत समस्या हो रहा है बीजेपी का।
ममता बीजेपी को अपना घर संभालना होगा। और फिर यहाँ पे जब शुभेंदु अधिकारी और अमित शाह की मीटिंग की खबरें चलती हैं तो तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ये कहती है कि ये गए थे अमित शाह से मिलने शारदा स्कैम के केस में, जिसकी जांच चल रही है शुभेंदु अधिकारी पे, उसके लिए मिलने गए थे। तो उन पर ये भी काउंटर आरोप लगते हैं। मैं जयदीप जी के पास चलता हूँ। जयदीप जी, आई एम सॉरी आपको वेट कराया सर। अब ये सवाल है, जिस बातचीत को ही थोड़ा सिरा पकड़ के चलें, इन सब सवालों में ममता बनर्जी क्या पॉसिबली अचीव करना चाह रही होंगी केंद्र के साथ, जो उनकी नज़दीकी बढ़ रही है अगर, तो उसमें क्या पॉसिबली वो अचीव करना चाह रही होंगी पॉलिटिकली, डेवलपमेंट के केस में? और अगर जो ये कयास लग रहे हैं लंबे समय से कि ममता केंद्र की पॉलिटिक्स में जाएंगी, तो ममता की जगह राज्य में कौन कमान संभालेगा? जयदीप जी। नमस्कार। अच्छा, मुझे ये नहीं लगता है कि ममता के साथ कोई बीजेपी के साथ और ममता कोई समझौता हुई है। ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि बीजेपी एक और ये पहले मैं थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूँ। ये जब लेफ्ट पावर में थे बंगाल में, तब यही होता था। लेफ्ट लीडर्स जैसे ज्योति बासु स्पेशली, वो दिखाते थे कि हम इंदिरा गांधी के बहुत करीब है, मेरा डायरेक्ट लिंक्स है इंदिरा गांधी के साथ। स्टेट का जो कांग्रेस का जो नेता है उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये छुटमुट कोई नेता है, मुझे तो कांग्रेस टॉप लीडरशिप से, स्थानीय लोगों को ऐसे मतलब छोटे हैं, हमसे ज्यादा कद के, ये ममता भी शायद ये चाह रही है, लेकिन ममता का ये कैलकुलेशन पूरा गलत है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में बहुत अंतर है। कांग्रेस वैसे बीजेपी वो कांग्रेस के जैसा पार्टी नहीं है कि वैसा कुछ करेगा और स्टेट लीडर्स को इग्नोर करके ये करेगा। मुझे एक चीज इसमें बोलना है कि एक गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री जब एक चीफ मिनिस्टर के साथ मिलना, ये तो स्वाभाविक है, ये हर स्टेट में होता है। कभी भी अगर अमित शाह इतने स्टेट में जाते हैं, स्टेट कैपिटल में, तब हमेशा मिलते हैं चीफ मिनिस्टरों से, मंत्रियों से, प्राइवेटली बात होता है, प्रधानमंत्री जाता है। ये वेस्ट बंगाल में पॉलिटिकल माहौल इतना खराब है, इतना रंजिश है दो पार्टियों में, कि ये इसको लगता है कि जो स्वाभाविक है बाकी का देश में कि एक गृह मंत्री या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से मिले, ये यहाँ लगता है बहुत अननेचुरल है। ये बात नहीं होना चाहिए एकदम, नंबर 1। नंबर 2 है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं अपना केंद्रीय कार्यक्रम में, इसमें ममता का कोई लेना देना भी नहीं है। ममता को इनवाइट किए गए हैं। वो अभी ममता क्या चाहती है, जो आपका जो सवाल है, ममता के पास स्टेट का तिजोरी खाली है, स्टेट को पैसा चाहिए। ममता देख रही है कि वो अगर थोड़ा, उसका आशा है कि अगर वो थोड़ा केंद्रीय सरकार से थोड़ा पहले जैसे क्रिटिसाइज ना करे, थोड़ा क्रिटिसिज्म दबा दे, थोड़ा ठीक से व्यवहार करे, तो शायद उससे उसको पैसा मिल सकता है। जैसे वो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में पैसा अटका हुआ था, अभी फिलहाल मिली है। मनरेगा में पैसा, स्टेट का बहुत सारे ड्यूज है, लेकिन ये ड्यूज इसीलिए है कि उसमें ऑडिट में बहुत घोटाला मिला गया है। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट में मैं बता दूं आपको, कई सारे डिस्ट्रिक्ट, 2-3 डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, मुझे जानकारी है, मुझे आंकड़े हैं कि जितने मैंडेज दिखाया गया, नंबर ऑफ वर्कर्स उस डिस्ट्रिक्ट में टोटल उससे कम है। तो ये घोटालाबाजी का बहुत सारे इंफॉर्मेशन और प्रूफ केंद्रीय सरकार के पास है, इसीलिए वो बोले हैं कि उसलिए वो पैसा नहीं दिया पहले इतने देर तक। हाँ, क्योंकि लोकली ममता की बहुत किरकिरी हुई है। शिक्षक भर्ती घोटाला में ममता बनर्जी की सरकार की काफी किरकिरी हुई है, जिसमें बीजेपी काफी उनको टैकल कर रही है या करने की कोशिश कर रही है अपने तरीकों से जी। लेकिन जिस फाइट की बात कर रहे हैं सर आप, और जिस फाइट की बात जो अब एकदम एविडेंट है, शुभेंदु अधिकारी बनाम दिलीप घोष, क्या जिस फाइट के बारे में बात हो रही है कि बीजेपी को ये अगर 2024 का रास्ता बनाना है, पंचायत चुनाव में जीत लानी है, तो अपनी बीजेपी को, बंगाल बीजेपी की इन फाइटिंग को रोकना पड़ेगा। तो क्या इस इन फाइटिंग को रोकने के लिए बीजेपी कुछ काम कर रही है? क्योंकि ऐसा होते नहीं दिख रहा है, इसलिए ये सवाल लाजिम है। इसमें देखिए, नड्डा जी उस दिन जो केंद्रीय का जो
मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन है सुभाष सरकार, मोतीबाग रेसिडेंस, दिल्ली का मोतीबाग रेसिडेंस में पार्टी का मीटिंग हुआ, नड्डा जी खुद गए। ये सिग्निफिकेंट है कि नड्डा जी वो कभी अपना ऑफिस में हमेशा मीटिंग करता है या प्राइम मिनिस्टर के रेसिडेंस या होम मिनिस्टर के रेसिडेंस में। इस बार एक जूनियर मिनिस्टर के रेसिडेंस में मीटिंग हुई है जिसमें दिलीप घोष थे, दिलीप घोष को बुलाया गया, शुभेंदु अधिकारी को बुलाया गया और भी 2-3 नेताओं थे वहां, पूरा खोल के मीटिंग हुआ। उसके बाद शुभेंदु अधिकारी, देखिए पॉलिटिक्स में सिग्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने इसके अमित शाह जी के साथ मीटिंग हुआ, शुभेंदु अधिकारी 1-on-1 मीटिंग हुआ। दिलीप घोष के साथ अमित शाह का मीटिंग नहीं हुआ, नंबर 1। ये इस चीज को गौर करना चाहिए। नंबर 2, जो मुझे जानकारी मिला कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व उनको मालूम है, जो लाहिरी जी ने भी बताया था कि अभी बता रहे थे कि शुभेंदु अधिकारी मास लीडर है। शुभेंदु अधिकारी जितने एक मीटिंग में जितने क्राउड इकट्ठे कर सकते हैं, जितने लोग आते हैं, वो दिलीप घोष का 10 लोग भी नहीं होगा। दिलीप घोष घूम फिर के यहाँ अब हर सुबह जाता है चाय पीने, एक ही 10-12 चमचा लेके जाते हैं, वही बैठते हैं और 2-3 लोकल लोगों को लेके वो एक चाय पर चर्चा जैसे दिखाते हैं। उससे कुछ होने वाला नहीं है। दिलीप घोष का ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स नहीं है, वो सबको मालूम है। तो इसीलिए केंद्रीय बीजेपी का केंद्रीय सेंट्रल लीडरशिप को भी मालूम है कि ये शुभेंदु से काम चलेगा। जैसे हम अगर और एक स्टेट का एग्जाम्पल ले, असम के, वहां कांग्रेस से जो नेता आया था हेमंत बिस्वा शर्मा, उससे ही काम चलाए, बीजेपी उनके ऊपर ही निर्भर है पूरा नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी को चलाने के लिए। सिमिलरली यहाँ भी शुभेंदु अधिकारी के ऊपर ही उनका भरोसा रखना पड़ेगा। दिलीप घोष से कोई काम नहीं चलेगा, ये केंद्रीय नेतृत्व को भी मालूम है। ये बात यहाँ ये है कि दिलीप घोष के पीछे आरएसएस और जितने वो बीजेपी का जो पुराना जो कोर नेता लोग हैं बंगाल में, उनका सपोर्ट है। उन्होंने सपोर्ट करता है, उन्होंने बैक करता है दिलीप घोष को, क्योंकि दिलीप घोष उन्हीं का लोग है, ये उन्हीं का आदमी है। लेकिन शुभेंदु आए हैं दूसरे एक पार्टी से, बस वो इतना ही है। लेकिन ये मुझे लगता है, पता नहीं मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन लगता है और 2-3 महीने में जो अल्टीमेटम दिया गया दोनों को कि आप लोग एक साथ काम कीजिए, अगर ये एक साथ काम नहीं करेंगे तो एक का सर गिरेगा। अभी वो एक जो आदमी है, सब दोनों का तो हटा नहीं सकते, एक को हटाएगा। मुझे लगता है जिसको हटाएगा वो है दिलीप घोष। दिलीप घोष को ऑलरेडी स्टेट से हटाया दिया था, उनको नेशनल वाइस प्रेसिडेंट किया। उनको अभी दूसरा स्टेट का, साउथ इंडिया का किसी स्टेट में या लक्षद्वीप का इंचार्ज बना देगा। आप जाइए वहां बैठे रहिए, चाय पे चर्चा वहां की। मेरा एक सवाल छोटा सा अनुत्तरित रह गया। अगर ममता केंद्र की पॉलिटिक्स की तैयारी कर रही हैं तो राज्य में ममता की जगह कौन ले सकता है? कौन से वो तृणमूल के नेता हैं जो इस समय ममता की बात को राज्य में इंप्लीमेंट करेंगे, ममता के बिहाफ पे राज्य में काम करेंगे? अभिषेक बनर्जी, और कोई और नेता नहीं है, सिर्फ अभिषेक और अभिषेक बनर्जी, केवल अभिषेक बनर्जी। एकदम। गौतम जी, आप इस बात से राब्ता रखते हैं? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि अभिषेक को ग्रूम किया जा रहा है ना कि पार्टी में अभी सेकंड मैन जो अगर कोई होता है तो अभिषेक ही है। और अभिषेक के साथ लड़ाई के कारण ही शुभेंदु बाहर हुए हैं, क्योंकि शुभेंदु उतना ज्यादा पॉपुलर लीडर थे कि अभिषेक के साथ जो उनका जो विरोध, वो कोई आइडियोलॉजिकल विरोध नहीं है, वो विरोध था लोकप्रियता का विरोध, कौन लोकप्रिय ज्यादा है। इसलिए अभी अभिषेक के सामने कोई ऐसे लीडर नहीं है जो अभिषेक को चैलेंज कर सकता है। पार्टी का कमांड, अभिषेक तो सीधा अभी जिला सफर कर रहा है, जाके लोगों को बोल रहा है पंचायत में किसको टिकट दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा। किसी पंचायत प्रधान के खिलाफ शिकायत है तो उनको कमांड से कहा जाता है कि आप इस्तीफा दो, उन्होंने इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर भी डायरेक्ट जाता है, तब इस्तीफा दे देते हैं, बाकी कोई भी दे दिया है। 2-3 घटना ऐसे हुए हैं। तो आपको पब्लिकली दिखाई पड़ रहा है कि पार्टी का जो संगठन वो अभिषेक का हाथ में है। ममता लार्जर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गया है। अगर ममता सेंटर में आते हैं, मतलब क्या, सेंटर में एक तो प्रधानमंत्री बनेंगे तभी आ पाएंगे ना, ममता तो सेंटर मिनिस्टर बनने के लिए नहीं आएंगे, मुझे नहीं लग रहा है।
तो इसलिए वो तो अभी संभावना बहुत दूर ही लगता है, क्योंकि सारे ऑपोजिशन कितना उनको एक्सेप्ट करेंगे ये भी एक देखने वाली बात है, भले ही वो 40 सीट जीते। क्योंकि देखिए मुलायम सिंह भी एक बार जीते थे बहुत सीट, उसको यूपीए ने दरकिनार कर दिया था। तो इसलिए ऑपोजिशन में की भी एक्सेप्टेबिलिटी का एक बात है। और फिलहाल वो कांग्रेस से जैसे दुरिया कर रही है, इससे तो भारतीय जनता पार्टी का सेंट्रल लीडरशिप खुश होंगे, क्योंकि उनका चाहते हैं कि कांग्रेस जितना वीक हो उतना अच्छा है, कांग्रेस के साथ कोई ना जाए। कम से कम टीएमसी दिखा दिया कि हम कांग्रेस के साथ है ही नहीं। पार्लियामेंट में फ्लोर कोऑर्डिनेशन हो रहा है, लेकिन बाहर पॉलिटिकल जो है, जैसे आज देखिए आप कानीमोड़ी को दिखाई दिया राहुल गांधी के साथ, वही लेटर सुदीप बंदोपाध्याय के पास था, सुदीप बंदोपाध्याय रिजेक्ट कर दिया, नहीं गया। तो राहुल का मतलब लीडरशिप मानना पड़ेगा, और राहुल का लीडरशिप मानने के लिए तैयार है नहीं। तो इस बीजेपी को पॉलिटिकली भी सूट कर रहा है, शायद इसीलिए एक गुड जेस्चर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिखाई जा रहा है, वो लोग दे रहे हैं कि ना ममता बनर्जी जो लार्जर जो बीजेपी का इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट में ममता बनर्जी कम से कम साफ तो नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ नहीं कर रहा है कि जैसे बीजेपी का नुकसान हो। तो ममता कांग्रेस के साथ खड़े हो जाते हैं तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा ताकत बन सकता है, लेकिन वो नहीं हो रहा है। ये बीजेपी छूट के, इसलिए अमित शाह गृह मंत्री जा रहा है, गृह मंत्री उनका दफ्तर में जा रहा है, उनका अपना चीफ मिनिस्टर का कक्ष में जा रहा है। अभी पता नहीं, देखना पड़ेगा प्रधानमंत्री मोदी कैसे करते हैं। निश्चित तौर पे मुझे लग रहा है आजकल जो मन हमें दिखाई दे रहा है, आपको पता होगा G20 का जो सिंबल है जिसमें कमल निशान है जी, वो कमल निशान के ममता ने पहले आलोचना की थी, लेकिन जब दिल्ली में आए मीटिंग में थे, मीटिंग में कहा नहीं ये इशू नहीं है, इसमें गलत मैसेज जाएगा। अच्छा, ममता ने मीटिंग में ये मीटिंग में अपना स्टैंड पलट दिया, आपने स्टैंड ही पलट दिया, ये कमल का समर्थन कर दिया, बोला ये इंटरनेशनल इशू है, इसमें हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। तो ये तो बीजेपी के लिए खुशी का बात है ना। मोदी जी का सुनने में बहुत अच्छा लगा कि कम से कम जब सीताराम येचुरी ने सवाल उठाया था ये, तो ममता बनर्जी ने उसको प्रोटेस्ट किया था कि यहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, ये देश का इज्जत का सवाल है। अच्छा, वहां पे सीताराम येचुरी ने सवाल उठाए तो ममता पलट गई। अच्छा, इंटरेस्टिंग है। अच्छा, बंगाल में इधर बीच काफी सारे फिल्मी सितारे इकट्ठा हो रहे हैं। और फिल्मी सितारे कुछ बोल के आते हैं, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, तमाम लोग भी हैं। शाहरुख खान को तो मैं बनारस का रहने वाला हूँ, तो हमारे यहाँ शाहरुख को बचपन में ही गांव गिरात में ना शॉ नहीं बोला जाता है, शाहरुख खान बोल लेते हैं, तो मेरे मुंह से भी वैसे ही निकल जाता है, तो माफ कीजिएगा। तो अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान वगैरह ये लोग जुट उठ रहे हैं अपना, वहाँ पे अभिव्यक्ति की बात हो रही है और अभी हम जिंदा हैं टाइप के डायलॉग हो रहे हैं। ये किस तरह की प्रैक्टिस हो रही है? ये एक नवीन किस्म की प्रैक्टिस है या ये यूपी में जैसा सैफई महोत्सव होता था उस तरह की प्रैक्टिस है, जहां पे सैफई में कई सारे फिल्मी सितारे जमते थे, मुलायम सिंह यादव के जो का पैतृक गांव है वहां पे, और वहां पे एक जलसा होता था? क्या किस तरह की प्रैक्टिस हो रही है ये सर? नहीं, एक तो जो पॉलिटिकल कल्चर अगर कहेंगे तो थोड़ा इसमें बदल रहे हैं, क्योंकि पहले जो दक्षिण भारत में दिखाई देता था पॉलिटिकल सितारा, जो फिल्मी सितारा पॉलिटिक्स में आते थे, उसका जन समर्थन मिलता था। बंगाल में आपको पता होगा बहुत बड़ा बॉलीवुड स्टार राजेश खन्ना भी हार गए थे, इसलिए वहां पे सिर्फ बॉलीवुड स्टार होने से ही आप जीत पाएंगे ऐसे नहीं है। लेकिन हाल में ममता बनर्जी जब से आए हैं, फिल्म सितारों को खास तौर से शुरू किया टॉलीवुड से, टॉलीवुड का जितना फिल्म सितारा है सबको टिकट दिया, एमपी बनाया, विधायक बनाया, सारे टॉलीवुड अभी ममता का हाथ में है। दूसरी बात, क्योंकि इनका एक जन समर्थन होता है, टॉलीवुड जो फिल्म स्टार है, सितारों है, इसको देख के लोग जुट जाते हैं। अगर वो सितारा किसी को समर्थन करते हैं तो उनको लगता है कि अच्छा, तो इन पार्टी को ही समर्थन करना चाहिए। अमिताभ बच्चन तो मीटिंग में ये भी बोल दिया कि मैं बंगाल का जमाई हूँ, भले ही जया भादुरी मध्य प्रदेश में रहते थे, बंगाल में नहीं रहते थे, उनका पुराना रिश्ता बंगाल में था, बोला मैं बंगाल का परमानेंट जमाई हूँ। और शाहरुख खान को तो ममता बनर्जी बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया था। हाँ, उनकी टीम बंगाल कोलकाता नाइट राइडर्स के तो मालिक ही रहे, वो मालिक ही रहे, और ब्रांड एम्बेसडर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का, वेस्ट बंगाल स्टेट का ब्रांड एम्बेसडर है शाहरुख खान। तो ये जो है, उन्होंने जब बातचीत भी कहा, थोड़ा वहां पे ममता बनर्जी का जो समर्थक है, उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंस है, उसको अच्छा लगा कि ममता बच्चन जी भी आजकल आजादी का बोलने का, आजादी का ऊपर बात कर रहे हैं। जो थोड़ा बंगाल इंटेलेक्चुअल्स है, ज्यादा तौर पे लेफ्ट लिबरल इंटेलेक्चुअल्स अगर आप कहेंगे,
उनका तो सुनने में बहुत बढ़िया लगा। वो कॉन्स्टिट्यूंसी भी तो ममता के साथ जा सकते हैं। वो 21 में गया था, तो उसको शायद ममता कंसोलिडेट कर रहा है पॉलिटिकली, मुझे ये लगा। इसलिए अमिताभ बच्चन, जया भादुरी, अब रानी मुखर्जी, शाहरुख खान सब एक मंच पे उपस्थित थे। ये तो अमिताभ शाहरुख खान शायद मैं पहली बार देख रहा हूं कि इकट्ठे एक जगह पे है, एक मंच पे, एक दूसरे के लिए जो भाषण दिया आप सबने सुना है और दोहराना नहीं है, सबको पता ही है क्या कहा। जो बेसिकली जो कहा वो थोड़ा लार्जली ब्रॉडली बीजेपी का अगेंस्ट में आप कह सकते हैं। लेकिन इस पे बीजेपी का काउंटर भी मजेदार है। बीजेपी कह रही है कि फिल्मी सितारे ये बोल रहे हैं बंगाल में अभिव्यक्ति के संदर्भ में बोल रहे हैं, वो देश के संदर्भ में नहीं बोल रहे हैं। बीजेपी ने अपना इस पे अपना काउंटर डेवलप किया है। ठीक ना, और तो सही बात, ठीक ही किया है, जो किया है उसको बोलना ही पड़ेगा। लेकिन बंगाल का जनता वो उसको इतना एक्सेप्ट नहीं किया जी। जो अमित मालवीय का जो ट्वीट था उसका उतना एक्सेप्ट नहीं हुआ है। एक्सेप्ट फॉलोइंग सब देखेंगे, उतना फॉलोइंग भी नहीं हुआ बंगाल से, फॉलोइंग उतना नहीं हुआ है। लेकिन पता है कि ममता बनर्जी क्लेवरली अब एक पॉलिटिकल जो कंसोलिडेशन जिसको कहा जाता है, जो भाजपा को दिखाई नहीं दे रहा है, जो होना चाहिए था, वो ममता कंसोलिडेट कर रहा है अपना वोट बैंक एंड बियॉन्ड अपना वोट बैंक। जो उसके ऊपर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप आ रहा है सरकार के ऊपर, हर चीज में घोटाला का खबर आ रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के ऊपर घोटाला का खबर है, जिसको मकान है उसको मकान मिल रहा है, सारे नेता को मकान मिल रहा है। ये जो चीज चल रहा है बंगाल में, इससे थोड़ा ध्यान हटाने के लिए अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान लोग उसमें चर्चा करेंगे, घोटाला में कम करेंगे। जयदीप जी, घोटालों की बात हो रही है और घोटाले मेरे ख्याल से वो सॉफ्ट स्पॉट है, वो हरे घाव हैं जिनको बीजेपी को पता है कि इन घावों पे थोड़ी सी नज़र बनाई रखनी चाहिए, क्योंकि इससे राजनीतिक इनरोड्स मिल रही हैं। जो कथित घोटाले हैं, कैटल स्मगलिंग वाला जो पूरा केस है और शिक्षक भर्ती स्कैम है, अनुव्रत मंडल वाला जो केस, अभी उनको अब वो जा रहे थे दिल्ली, उनको अरेस्ट करके ले जाया जा रहा था। बंगाल पुलिस ने एक लोकली एक पुराने मामले में अरेस्ट कर लिया, कहा गया कि भाई आप बंगाल, इनको भी दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। तो मतलब टीएमसी में भी काफी लूप होल्स हैं, कई सारे ग्रे एरियाज हैं जहां पे बीजेपी बार बार हिट कर रही है। और इन सब के बीच में, इन ग्रे एरियाज के साथ साथ इन सब के बीच में ऐसी चीजें भी हैं जिससे मतलब हमारे यहाँ लोकली कहते हैं जिससे आदमी पिनक जाता है, पिनकाने का काम। बंगाल के 10 जिलों में बीएसएफ की तैनाती हो जा रही है, उससे कहा जा रहा है 20-21 लोकसभा सीटें प्रभावित हो रही हैं। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये ममता बनर्जी को और टीएमसी सरकार को पिनकाने वाला स्टेप है। तो क्या ये चीज़ें कितनी फलीभूत होंगी, कितनी ग्राउंड पर असर डालेंगी, और बीजेपी को जो ग्राउंड चाहिए अभी बंगाल में, जो उनको ग्राउंड चाहिए, उसमें कितनी मदद करेंगी ये चीज़ें, या कुछ दिन में सब कुछ सबसाइड होने वाला है? जी, ये जो घोटाले जितने सारे हैं, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या है जो गांव के लोगों, और अभी आगे है गांव पंचायत इलेक्शंस है अगले साल, बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो तृणमूल का भी ये डर है कि ये जितने घोटाले हैं, स्पेशली शिक्षा घोटाले या कैटल स्मगलिंग नहीं, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, 100 दिन का काम, ये सब में जो घोटाला है, जितने सारे ये रूरल स्कीम्स में, रूरल एम्प्लॉयमेंट, रूरल सोशल वेलफेयर स्कीम में जितने घोटाले हैं, वो डायरेक्टली गांव के लोगों को इफेक्ट किया है। और तृणमूल का ये डर है कि ये इलेक्शन में इसका प्रभाव होगा, पंचायत इलेक्शन में। इसीलिए तृणमूल ने एक अच्छा स्ट्रैटेजी निकाला है। जो अभिषेक बैनर्जी अभी जाके बहुत सारे जगह में मीटिंग्स कर रहे हैं, ममता भी जाएगी, अभी मीटिंग शुरू कर दिया है, मीटिंग जाएगी अभी रूरल एरियाज में। तो ये अपने आप को, लीडरशिप को ये घोटाले से डिस्टेंस करने के लिए अभी अभिषेक बैनर्जी 2 बार हुआ है, 3 बार हुआ है कि इलेक्टेड ऑफिशियल्स को बोल रहे हैं, आप पंचायत ऑफिशियल्स को बोल रहा है कि आप लोग रिजाइन करो, आप काम नहीं कर रहे हो, आप रिजाइन करो। वो खुद दिखाना चाहते हैं कि लीडरशिप बहुत अच्छे हैं, हमारा पार्टी का लीडरशिप बहुत अच्छा है, हम करप्शन या कोई घोटालाबाजी हम टॉलरेट नहीं करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम वो बोले भी हैं पार्थ चाचा जी का इलेक्शन में कि हम हमारे पार्टी में किसी करप्ट लोगों का कोई जगह नहीं है।
तो ये अपने आप को डिस्टेंस करना चाहते हैं। ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से बहुत अच्छा है। और बीजेपी का इसमें क्या है कि बीजेपी जितना भी इसको हाईलाइट करना चाहे या इसका एडवांटेज लेना चाहे, जब तक बीजेपी में यूनिटी ना हो उनके लीडरशिप में, तब तक वो कुछ नहीं कर पाएंगे, इसका एडवांटेज नहीं ले पाएंगे। क्योंकि वर्कर्स लोग जब देख रहे हैं बीजेपी का जो ग्राउंड लेवल ग्रासरूट लेवल वर्कर हैं, वो जब देख रहे हैं हमारा नेता खुद लड़ाई कर रहे हैं, तो वो कभी भी अपना पार्टी के लिए काम नहीं करेगा, वो उतना एंथुसियास्टिकली कभी काम नहीं करेगा। तो जितना घोटाले का असर हुआ है, जो एंटी इनकम्बेंसी है अभी रूरल एरियाज में ममता जी के खिलाफ और तृणमूल के खिलाफ, उसको अगर बीजेपी एडवांटेज लेना चाहता है उसका, तो बीजेपी को यूनाइटेडली काम करना पड़ेगा, नहीं तो पंचायत इलेक्शन भी हारेंगे, बुरी तरह से हारेंगे। जी गौतम जी, लास्ट कमेंट, फिर विल मूव टू नेक्स्ट सेशन। 1 सेकंड। हाँ, देखिए बात तो सही है कि जो रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र में नाराजगी है ये भ्रष्टाचार लेके, क्योंकि जो जेन्युइन लोग है उसको जो लाभ नहीं मिल रहा है, नाराजगी है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, मेरे तो शंका ही है कि बंगाल में पंचायत चुनाव कैसे होगा। जो अभी जयदीप जी ने भी कहा कि बीजेपी का अंदर जो कानूनी मसला है उसको ठीक करना पड़ेगा। मेरे तो लगता है कि पहली बार ऐसे होगा कि केंद्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व को पंचायत का टिकट देना पड़ेगा, क्योंकि वो टिकट देने में बहुत ज्यादा झंझट होगा। अभी से तो दिखाई दे रहा है। इसका शुभेंदु का गुट का लोगों को ज्यादा मिलेगा कि दिलीप घोष का लोगों को मिलेगा टिकट, ये लेके प्रॉब्लम अभी से शुरू हो गया है। कुछ पुराना लीडर जो पार्टी का स्टेट सेक्रेटेरिएट में रहा है उसको बाहर कर दिया गया है। वो लोग भी कहीं ज्वाइन नहीं किया, लेकिन वो लोग भी बैठे नहीं है, वो साथ साथ दिलीप घोष को मदद भी कर रहे हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, बंगाल में जो रूरल एरिया में एक अद्भुत सिस्टम तय हो गया है, जो वामपंथी के जमाना में भी थे, कि जो गांव में डिसाइड करते हैं इनको लाभ दिया जाता है। ये एक लाभार्थी कॉन्स्टिट्यूंसी अगर बोलेंगे, वो हो सकता है कि ग्रामीण माफिया हो, जो भी है, ये पार्टी को एडमिनिस्ट्रेशन सब कंट्रोल करते हैं, पुलिस भी उससे डरते हैं। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम से आप ऐसे बाकी जगह पे जैसे देखते हैं कि सो कॉल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यहाँ पे ऐसे कुछ होगा कि नहीं, मुझे अभी भी डाउट है। नहीं होगा तो ममता के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि 2008 जो लोकसभा चुनाव का पहले जो लोकसभा पंचायत चुनाव हुआ था, उसमें बहुत सारे लोग नाराज से वोट भी नहीं देने आए थे। वो सारे लोकसभा चुनाव में वोट दिया ममता बनर्जी के खिलाफ, तभी भी बीजेपी को 18 सीट मिले थे। कारण तब केंद्रीय सेंट्रल फोर्सेस और सारे इलेक्शन कमीशन, नेशनल इलेक्शन कमीशन उसका मॉनिटर कर रहे थे। पंचायत का चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन देखेंगे, वो राज्य सरकार के हाथ में है। तो अगर, लेकिन एक पॉलिटिकल फॉल आउट होता है, अगर जबरदस्ती आप मैंडेट हाईजैक करोगे तो उसका रिएक्शन 2024 में होगा ही, जैसे 18 में हुआ, 19 में हुआ था। ये ममता बनर्जी को जैसे अभिषेक इसलिए सारे जगह पे घूम के एक मैसेज देने का कोशिश कर रहा है, बार बार वो बोल रहा है कि चुनाव फ्री एंड फेयर होना है, चुनाव में कोई हिंसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन लोग दिखाना चाहते हैं कि हम हिंसा रोकने के प्रयास किया है। लेकिन जो गांव में, जो जिला शहर में जो तृणमूल का जो सिस्टम, जो पॉलिटिकल सिस्टम जो भी बन गया है, वो नहीं चाहेंगे वो अपना क्षमता छोड़ने के लिए, वो किसी तरह से उसको रखने के लिए हर टाइप का कदम उठाएंगे। जनरल इलेक्शन में मैंने देखा बंगाल में जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उतना हावी नहीं होता है। नारदा शारदा तो पहले भी थे, क्या हुआ, कोई इम्पैक्ट दिखाई नहीं दे। कितना लोग नुकसान हो गया शारदा चीट फंड में, कहाँ वोट में रिफ्लेक्ट हुआ ही नहीं है। लेकिन पंचायत में होता है, पंचायत में हो सकता है। तो ये मैं अभी कोई फाइनल राय नहीं दे सकता, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसको देखना पड़ेगा दो चीज, बीजेपी कैसे अपना घर संभालते हैं, और दूसरी साथ साथ कितना सचमुच अभिषेक जो बोल रहा है, सचमुच 2024 को देखते हुए कितना फ्री एंड फेयर इलेक्शन कर पाते हैं। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन और बंगाल के चुनावों में तो चुनावी हिंसा भी एक मुद्दा होती है। जब विधानसभा चुनावों में इतनी हिंसा देखने को मिली, तो पंचायत चुनाव, जहां पे यूपी समेत दूसरे जब राज्यों में चुनाव होते हैं तो हिंसा की खबरें जहां से आती हैं, तो बंगाल के बारे में फिक्र और बढ़ जाती है, बंगाल के बारे में और सोचा जाने लगता है, बंगाल को और ज़्यादा ध्यान से देखा जाने लगता है। इन सब चीज़ों के साथ इस सेशन को ख़त्म करते हैं और चलते हैं अगले सेशन पे। नेता नगरी में अब समय है जवाबदेही का और फुर्सत की सलाह का। तो पहले जवाबदेही में बात करेंगे
आपके सवालों की और आपके सुझावों की, और उस पर हम क्या सोचते हैं और क्या सोच रहे हैं और क्या करने वाले हैं आने वाले दिनों में, इस पर थोड़ी बातचीत करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है द्वैपायन का कि डियर लल्लन टॉप टीम, प्लीज़ 2023 में मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड के इलेक्शन कवर करिए। थैंक यू द्वैपायन, हम ज़रूर कवर करेंगे। हम अगले साल जो छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भी चुनाव होने हैं, हम वहाँ पर भी जाएंगे, उन सभी राज्यों में जाएंगे जहाँ हम चुनाव होने हैं। इसके साथ ही हम एक और भी बात बताना चाहते हैं कि उन राज्यों में भी जाएंगे जहाँ हम बीते दिनों में चुनाव कवर करने गए थे, दौरा करने, घूमने फिरने, चुनाव के बाद, चुनाव से आगे पीछे कितना बदला, इसकी भी हम कोशिश करेंगे। और उन राज्यों का भी दौरा करेंगे, उन राज्यों में भी जाएंगे, लोगों से बतियाएंगे जहाँ पे चुनाव का नहीं हुए हैं इधर बीच, या उनका चुनाव से कोई सीधा संबंध नहीं है। हम आगे आने वाले दिनों में ये भरसक कोशिश कर रहे हैं कि देश दुनिया के तमाम कोनों की खबरें आप तक लाते रहें और अधिक से अधिक मौकों पे सशरीर वहाँ पे मौजूद रहें और वहाँ की चीज़ें आपको हम बताएं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है पवन का, क्या इंडियन पुलिस सर्विस इंडियन फॉरेन सर्विस की तर्ज पर इंडियन जुडिशियल सर्विस भी होनी चाहिए? क्या इस पर भी बात होनी चाहिए कि उच्च स्तरीय न्यायालयों में लैटरल एंट्री से जजों का चयन ज़्यादा होता है, प्रमोशन की भी कोई सटीक प्रक्रिया नहीं है? बढ़िया सवाल। जब हम सर्विसेज की बात करते हैं, जुडिशरी को सर्विसेज में बांटने की बात करते हैं कि क्या फॉरेन सर्विस, पुलिस सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तरह क्या हम इस तरह की कोई सर्विस नहीं बना सकते, तो वहाँ पर ये हमें देखना होगा कि कई बार जो जुडिशरी को निष्पक्ष रखने के पीछे विचार है, वो विचार ही यही है कि उसको सरकार के नियंत्रण से अलग रखना। क्योंकि मेरे ख्याल से जो विचार होता है ना, मेरे ख्याल से आप डिफरेंस देख सकते हो कि विचार और एग्जीक्यूशन में क्या है। तो ये डिफरेंस तो देश की और दुनिया की हर एक चीज में मिलेगा आपको, कि कोई चीज का सीड क्या था, उसमें फल क्या निकला, फल सड़ गया कि नहीं सड़ा, कि पक्का था कि अधपक्का था, ये सब अलग कहानी है। लेकिन वो विचार तो अच्छा था कि विचार अब ये है कि उसको सरकार की दखलंदाजी से, सरकार के नियंत्रण से मुक्त रखा जाए। तो इस वजह से भी कई बार ये क्लैश देखने को मिलता है जुडिशरी में और सरकार में। हाल फिलहाल में जो क्लैश हुआ वो तो देख ही रहे हैं। साथ ही में कई सारे लोगों ने ये भी चिंता जाहिर की है, और वो चिंता वाजिब है, कि जुडिशरी में लैटरल एंट्री को लेकर, जुडिशरी की पारदर्शिता को लेकर, क्योंकि ये हमारे ही लोकतंत्र का एक मूल्य है, हमारे लोकतंत्र की संरचना में एक स्तंभ है जिसकी चिंता हमें भी होनी चाहिए, और सवाल भी उठेंगे ही उठेंगे, जो जाहिर है। और सवाल उठाना, सवाल पूछना कहीं से गलत नहीं है, जब तक वो न्याय सम्मत तरीके से किया जाए, कानून के दायरे में रह के किया जाए। तो जुडिशरी के जो सवाल हैं कि लेटरल एंट्री नहीं होनी चाहिए या इस पर क्या सोचना है, तो हर जगह जो खामियां हैं उसको भी दूर करना ही चाहिए। इसमें मैं ये कहूँगा, उस पूरी लेटरल एंट्री के प्रोसेस को अगर कोई ऐसी है, क्योंकि कई बार कॉलेजियम में वरीयता के आधार पे और कई बार क्या कहते हैं कि वरिष्ठता के आधार पे लोगों को पोस्ट दिए जा रहे हैं, और लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट से जज जो बाहर आ रहे हैं, जो रिटायर होके आ रहे हैं, उनको वो भी कई बार पलट के अपनी ही बेंच पे या पीछे जो उनके कलीग अभी काम कर रहे हैं जुडिशरी में, उन पे सवाल उठाते हैं। साथ ही में अब इस पे कई बार बहस हुई, कूल ऑफ पे भी बहस हुई कि जजों को जब जज बाहर आए तो कितने दिनों का कूल ऑफ पीरियड लें, उसके बाद ही किसी सर्विस में जाएं, कोई जज सीधे राज्यसभा ना जाए। ये बहस हुई थी जब रंजन गोगोई राज्यसभा गए थे, तो ये बहस हुई थी। तो सर्विसेज में लाने पर हम क्या सोचते हैं, और सर्विसेज के अलग जुडिशरी पर जो सवाल उठे हैं हम क्या सोचते हैं, वो हमने आपको अपने तरीके से बताने की कोशिश की। आई होप मैंने अपने जवाब से संतुष्ट किया हो। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आदित्य का, कि मेरा विनम्र निवेदन है कि दुनियादारी मास्टर क्लास में हर्ष वी पंत को बुलाइए। थैंक यू सो मच आदित्य, हम इस निवेदन पे गौर करेंगे। दुनियादारी की जो टीम है, अभिषेक उसको लिखते हैं, और अभिषेक और साजिद उसको मिलके लिखते हैं और प्रोड्यूस करते हैं, और वो कंटेंट आप तक आता है। तो हम अगर दुनियादारी के मास्टर क्लास का अगला एपिसोड या जब भी उन चीज़ों के आसपास हम होवर करेंगे, उन चीज़ों के आसपास जब हम विचरण करेंगे, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम हर्ष वी पंत को भी बुला सकें और आप लोगों के बीच ला सकें। अगले सवाल पे चलते हैं।
आपके बहुत सारे प्रोग्राम हैं जहां आप अंत में लोगों से सवाल पूछने के लिए कहते हैं और ये वादा भी करते हैं कि अगले कार्यक्रम या फिर किसी खास शख्स से जब मुलाकात होगी तो आपके उन सवालों को, उन सुझावों को, आपके उन थोड़े कम बौद्धिक लेकिन फिर भी ज़रूरी किस्म के विस्मयकारी प्रश्नों को पूछा जाएगा और उनका जवाब भी दिया जाएगा। लेकिन आखिर में सवाल नहीं पूछा जाता तो जनता को उतना ही दुख होता है जितना एम्बाप्पे को पेनल्टी में विश्व कप हार कर हुआ होगा। ये सवाल है रोशन का। रोशन मतलब ये सवाल बहुत अपने में क्रिएटिव है। सवाल इसलिए क्रिएटिव है कि आपने एम्बाप्पे से जो तुलना की है सवालों की, ये काफ़ी मज़ेदार है। बहरहाल, हम जब ये कहते हैं कि हम आपके हिस्से के सवाल पूछेंगे, जब हम ये कहते हैं कि हम आपके भी सवाल पूछेंगे, आपके मुद्दे उठाएंगे, तो इतना भरोसा हम पर करिए कि हम इसकी पूरी कोशिश करते हैं कि हम कहीं विचलित ना हो अपने पाथ से। हम अपने कमिटमेंट से हम कहीं पीछे ना छूटें। जब जमघट में सौरभ कहीं इंटरव्यू करने जाते हैं, जब नेताजी घेरे में जब हम लोग कहीं इंटरव्यू करने जाते हैं, जब मैं फील्ड में कहीं जाता हूं, या जब हमारा गेस्ट इन द न्यूज़ रूम का जो एपिसोड होता है, तो उसके पहले आप सभी को अगर ध्यान हो कि हम कई बार कार्ड्स डालते हैं सोशल मीडिया पे, हम सवाल वहाँ पे आमंत्रित करते हैं, हम पूछते हैं लोगों से कि आपने अपने सवाल पूछिए जिसमें हम जमघट के इस इंटरव्यू में, नेताजी के घेरे में या गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में हम पूछेंगे। तो जो भी उस सेशन को मॉडरेट करता है, लल्लन टॉप का जो भी रिप्रेजेंटेटिव वहाँ होता है, उसके पास ये सवाल जाते हैं और हम सवाल पूछते हैं। मतलब गेस्ट इन द न्यूज़ रूम अगर आप देखें तो वहाँ पे हम तो बाकायदा प्रिंट आउट लेके पहुँचते हैं कि साहब ये सवाल हैं और इन सवाल आए हैं, और सवाल बाकायदा नाम लेकर लोगों के वहाँ पूछे भी जाते हैं। कई बार हो सकता है हम सोशल मीडिया पे सवाल नहीं मंगाते हैं, कई बार हम फील्ड में टहलते हैं, कई बार हम न्यूज़ रूम की बहसों को देखते हैं, कई बार हम अखबार पढ़ते हैं, कई बार टीवी देखते हैं, तो वहां से भी बहुत कुछ पता चलता है ना। तो फिर वहां से जो पता चलता है वो भी हम अपने सवाल में गिनते हैं, वो उसको भी हम सवाल में लेते हैं। कई बार हम नहीं पूछ पाते हैं, कुछ मिस हो जाता है कई बार, तो वहां पे हमारी गलती है, मानते हैं हम, उसको सुधार करने की और उसमें बार बार पक्का करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इतना भी भरोसा कीजिएगा। अब हो सकता है, आई होप मैंने आपके सवाल का सही उत्तर दे दिया हो या संतुष्ट करने वाला उत्तर दे दिया हो आपको। अगले सवाल पे चलते हैं। क्या है अगला सवाल? प्लीज थ्रो इट ऑन स्क्रीन। लल्लन टॉप टीम, प्लीज संदीप माहेश्वरी को गेस्ट इन द न्यूज रूम में बुलाइए। बाबू गेमिंग, तो बाबू गेमिंग जी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि संदीप माहेश्वरी को भी गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में बुलाएं। सफल होते हैं तो एपिसोड, अनाउंसमेंट सब कुछ आपके सामने होगा, और भी बहुत सारे लोगों को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार लोग, मतलब इसमें ये बड़ा रोचक है कि कई बार लोग फ़ोन करते हैं हमारे लल्लन टॉप के ऑफिस में और वो बोलते हैं कि सर हमें गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में बुला लीजिए। और उसमें और भी रोचक है, जैसे वो बोलते हैं कि हमें तो बतौर गेस्ट बुला लीजिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमें गेस्ट इन न्यूज़ रूम के टिकट का दाम बता दीजिए ताकि हम देखने आ सकें। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है दोस्त, ये बात आ गई तो मुझे लगा कि ये बात भी क्लैरिफाई कर दिया जाए। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि गेस्ट इन द न्यूज़ रूम के लिए हम टिकट लगा के लोगों को दिखा रहे हों, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारे न्यूज़ रूम का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर ही वो शूट होता है। सारे एडिटोरियल और प्रोडक्शन और तमाम किस्म के लोग वहाँ पे हमारे ऑफिस के ही लोग होते हैं। हम ही लोग सवाल पूछते हैं, एक टीम रिसर्च करती है, एक टीम मॉडरेट करती है, एक टीम प्रोड्यूस करती है, एक टीम एडिट करती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और गेस्ट इन द न्यूज़ रूम के लिए संदीप माहेश्वरी का जो मैंने बताया वो तो है ही है, और भी कई सारे लोगों के से बातचीत चल रही है, तलाश चल रही है उनसे लाइन अप करने की कोशिश हो रही है कि फ़ोन किया जाए, मैसेज किया जाए, ईमेल किया जाए, जैसे भी कि सर आइए, आप मैम आइए, हमारा गेस्ट इन द न्यूज़ रूम ये शो है, आप इसमें आए हैं, हमें अच्छा लगेगा, दर्शकों को अच्छा लगेगा। तो एक कोशिश चलती रहती है। अब जवाबदेही के बाद अब समय है फुर्सत की सलाह का। फुर्सत की सलाह में एक किताब है जो मेरे पास इस वक्त नहीं है क्योंकि वो भारी भरकम किताब है, 700 पेज की किताब है, और उसको मैंने अभी पढ़ना शुरू किया है हाल फिलहाल। तो उस किताब का नाम है नाइट्स ऑफ प्लेग। ये है ओरहन पामुक है, इस्तांबुल के लेखक, इस्तांबुल के रहने वाले लेखक, उनको नोबेल प्राइज़ ऑफ लिटरेचर भी मिल चुका है पहले। तो ये उनकी किताब है। ये उपन्यास है जो 1900 में, साल 1900 में सेट है। ओरहन पामुक उन लेखकों में से हैं जो मुझे बहुत प्रिय हैं, मतलब कॉन्टेक्चुअली और इतिहास को थोड़ा सा डील करते हुए, कभी कभी इधर उधर थोड़ा सा बहकते हुए भी
वो लिखते रहते हैं अपने आसपास, अपने जीवन पे, अपने पुराने घरों पे भी उन्होंने अपने अपने क्या कहते हैं पुरखों की कहानियों को भी उन्होंने इसमें शामिल किया है अपने लेखनी में। तो उरहान पामुक, और इससे मुझे इससे याद आ गया कि इनकी किताब है द नाइव एंड द सेंटिमेंटल नॉवेलिस्ट। अगर आप लोगों को जिसको भी किताब पढ़ने में रुचि हो, लिखने में रुचि हो, उपन्यास लिखने में रुचि हो, कहानियां लिखने में रुचि हो, और आपको ये बार बार ये लगता हो कि यार ये कैसे लिखा जाएगा, ये कैसे बुने, इसको कहानी की शक्ल में पेन डाउन कैसे करें, इसको कहानी की शक्ल में कैसे जॉट करें, मतलब लिखे कैसे, टाइप कैसे करें, तो वो उससे डील करना बताती है वो किताब। और मतलब वो कोई गाइड नहीं है, लेकिन वो बताती है कि लेखक सोचते कैसे हैं कई बार अपनी कहानियों को लेके, उनकी कहानियां सच में कितनी घटित होती हैं, उनकी कहानियां कितनी झूठ में घटित होती हैं, मतलब कितना गल्प है और कितना यथार्थ है, हिंदी में कहें तो। उसके ब्रिज पे ये किताब बात करती है, द नाइव एंड द सेंटिमेंटल नॉवेलिस्ट। ओरहन पामुक की ये भी किताब है, और जो नाइट्स ऑफ प्लेग मैंने बताया वो भी ओरहन पामुक की किताब है, ऑनलाइन दोनों ही उपलब्ध है। इसके अलावा एक किताब है जो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं कई बार पढ़ता हूँ, उस कवि को कई बार पढ़ता हूँ। हिंदी के कवि थे, उनका नाम है विष्णु खरे। उनकी किताब है और अन्य कविताएं। ये किताब अगर आपको मिल जाए तो प्लीज़ इसको पढ़ें। हिंदी के महान कवि विष्णु खरे, जिनका साल 2018 में निधन हुआ। तो विष्णु खरे की ये किताब जो है, ये उनकी उन कविताओं का संकलन है जो आखिर में सबके सामने आई थी। उन्होंने उनकी अंतिम कविताओं का एक तरह से संकलन मान सकते हैं। इसमें एक कविता है अबैंडन्ड, एक कविता है जो लिख दिया जाता है कई भवनों पे अबैंडन्ड, कुछ भवनों पे लिखा होता है, वो खंडहर होते हैं, उस पे एक कविता है। एक कविता है उसमें शोकार्तों पे, मतलब जो शोक सभाएं होती हैं, उन शोक सभाओं में जो लोग 2 मिनट का मौन रखते हैं, तो उस 2 मिनट के मौन पे एक कविता है। एक कविता है चिन्हों पे, कुछ राजनीति पर कुछ कविताएं हैं। तो मैंने कुछ कविताओं के कुछ हिस्से मैंने अपने सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे मैंने शेयर किया था कुछ दिनों पहले, तो वहाँ पे अगर आपको ग्लिम्सेस भी मिल सकते हैं, और मैं आपकी सहूलियत के लिए उसकी फ़ोटो भी अपनी ट्विटर टाइमलाइन पे डाल दूंगा। उस पर ऐलान कुर्दी की फ़ोटो बनी है, जिस बच्चे की तस्वीर बहुत वायरल हुई थी, छोटा बच्चा जो डूब गया था और डूब के समुद्री तट पे बहकर आ गया था, और उसकी कॉर्प्स की फ़ोटो, उसके लाश की फ़ोटो पूरी दुनिया में वायरल हुई थी। तो उसकी फ़ोटो उसके कवर पेज पे है। तो और अन्य कविताएं नाम से विष्णु खरे का संग्रह। इसके अलावा अगली किताब है नसीरुद्दीन शाह के मेमोयर्स, उनकी एक तरह से बायोग्राफी कह सकते हैं, और उनकी कहानी, उनके संस्मरण। इसका नाम है एंड देन वन डे। तो ये पेंगुइन से छप के आई है। इसका दाम कुछ 500 रुपए के आसपास है। नसीरुद्दीन शाह ने अपनी कहानी और अपने जीवन के बारे में इसमें बहुत तसल्ली से बयान किया है, अपने घर परिवार के बारे में, दोस्तों के बारे में कुछ कहानियां हैं उसमें, कुछ न कुछ ग्लिम्सेस मिलते हैं उनके लाइफ के, उनके सोचने के तरीक़ों पे। तो ये किताब नसीरुद्दीन शाह के पर है, ये आप पढ़ सकते हैं ज़रूर। इसके अलावा एक किताब अभी मैंने खरीदी है, अशनीर ग्रोवर की किताब है। उस किताब का शीर्षक है दोगलापन। अशनीर ग्रोवर को, भारत पे के फाउंडर को अधिकतर लोग जानते ही होंगे। ये भी पेंगुइन से छप के आई है। दाम कुछ 500 रुपए के ही आसपास है, हाँ 500 रुपए ही है। और ये किताब शुरू ही होती है भारत पे से उनकी निकासी के बारे में। जो भारत पे से वो निकल जाते हैं, उससे ही ये किताब उनकी शुरू होती है। उसके बाद वो बाकी कहानियाँ, रिफ्यूजी कॉलोनी और तमाम चीज़ें, अपने घर बचपन की कहानियाँ बताते हुए किताब आगे बढ़ती है। तो आगे आने दिनों में इस किताब से कुछ और किस्से हम लल्लन टॉप पे भी आपको पढ़ाएंगे, और तमाम चीज़ों से आप इंटरेक्ट करवाएंगे इस किताब से आपका। तो ये किताबें हो गई। देखा क्या, वो भी जल्दी बता दें। देखे तो मैंने 2 गाने भी पठान के, हाँ। अब उस पर जो राजनीति हो रही है, बायकॉट वाली राजनीति होती है, वो तो अपना होती ही है। तो और गाने भी देखे, और गाने अब ये भी लगता है कि गानों में अभी कुछ बहुत अच्छे होने की भी गुंजाइश बची हुई है अभी। बहरहाल मैंने एक सीरीज़ देखी नेटफ्लिक्स पे जिसका नाम है द रिक्रूट। अभी फिलहाल ही आई है। एक बंदा है जो CIA में वकील है, और CIA के वकील का कुछ खास काम होता नहीं है यूजुअली, वो डेस्क का बंदा होता है।
लेकिन वो फील्ड में फंस जाता है। ऐसा बंदा है कि वो दुनिया भर में ऐसा मतलब रूस, बेलारूस, तमाम जगहों पर जाके वो बवाल ववाल काटे हुए है और CIA उससे परेशान है, CIA के लोग परेशान है कि ये एजेंट है, कि ये वकील है तो एजेंट का काम क्यों कर रहा है। और मतलब काफ़ी क्वर्की, थोड़े से फनी टेक्स के साथ, कभी कभी थोड़ा इमोशनल हो जा रही है वो स्टोरी, बढ़ती है, देखने बल है, तो उसको देख सकते हैं। एक सीरीज है नेटफ्लिक्स पे ही है, द सिनर। सिनर एक सीरीज है, उसकी एक डिटेक्टिव की है जो मर्डर केसेस सॉल्व कर रहा है, केसेस सॉल्व कर रहा है। जब मैंने कैट देखी थी तो न्यूज़ रूम में हमारे साथी हैं अमित, तो अमित ने मुझे रिकमेंड की थी कि सिनर देखिए, तो उनके रिकमेंडेशन के बाद मैंने देखना शुरू किया था। तो सिनर आप लोग भी देख सकते हैं, अच्छी सीरीज, अभी मैं देख ही रहा हूँ, पहला सीजन खत्म किया है। एक और मूवी है नेटफ्लिक्स पे, द एंजल। एंजल है एक व्यक्ति की, इजिप्शियन मिनिस्टर है जो जासूसी कर रहा है अपने ही सरकार, अपने देश के खिलाफ, इजराइल के लिए। उसकी कहानी है, कैसे जासूसी कर रहा है, कैसे फंस रहा है, कैसे बच रहा है, कितनी थिन लाइन पे चल रहा है वो जासूसी करते हुए। मतलब वो अपने पर्सनल जीवन में इतना खर्च हो गया इंसान है, पर्सनल जीवन में इतना खर्च हो गया इंसान है कि उसको आगे का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो वो करता है जासूसी कर लिया जाए, तो वो कर रहा है। अब वहां पे चल रहा है। एक सीरीज है, डॉक्यू सीरीज है, नेटफ्लिक्स पे ही है, जरूर देखनी चाहिए आपको। इसका नाम है डोंट पिक अप द फोन। अमेरिका में साल 1996 से लेकर 2004 तक 8-9 सालों के दरमियान, अगर मैं टाइमलाइन गलत, अगर कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं अपने दिमाग में, तो इन 8-9 सालों के दरमियान आपको यह समझ में आएगा कि वहाँ कहानी यह है कि एक बंदा है जो वहाँ की फास्ट फूड चेन्स और रेस्टोरेंट में फ़ोन करता है, मैनेजर्स को फ़ोन करता है, उनके लैंडलाइन नंबर्स पे फ़ोन करता है और उनसे बोलता है कि आपके यहाँ काम करने वाली एक महिला कर्मचारी ने पैसे चुरा लिए हैं, और उनको बताता है कि मैं पुलिस का बंदा हूं और आपके रेस्टोरेंट का जनरल मैनेजर, सब कोई मेरे साथ है इस समय कॉल पे। और उस फोन कॉल पे, जिसको वो देख भी नहीं पा रहा है मैनेजर जो है फोन पे, अपने एम्प्लॉयज़ को जिस पे चार्ज लगाया गया है कि वो उसने पैसे चुराए हैं, उसको कमरे में बुलाया जाता है, उसे स्ट्रिप सर्च किया जाता है, मतलब उसके कपड़े सारे उतार के उसकी तलाशी ली जाती है। ये होक्स कॉल होते थे, ये झूठे कॉल होते थे, इसमें कोई सच्चाई नहीं होती थी, लेकिन स्ट्रिप सर्च करवाया जाता था। इस पूरे स्ट्रिप सर्च के दौरान उस महिला एम्प्लॉई का सेक्सुअल हरासमेंट भी होता था, उससे तरह तरीके से उसके रेप भी होते हैं, ऐसे भी केसेस आए। लेकिन उस पूरी प्रक्रिया के दौरान ये 3 से 4 घंटे एक महिला का एक बंद कमरे में उत्पीड़न हो रहा है, उस पर एक बंदा उसमें लगातार फोन पर है, वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है, वो ये पूछ रहा है कि महिला के ब्रा का साइज बताओ, महिला ने कपड़े किस कलर के पहने हैं, उसने अपने प्राइवेट पार्ट्स में ड्रग्स छुपा रखी है, फिर वो पैसे से आके ड्रग्स पे चलाता है, फिर उसको कैसे पकड़ा जाता है, फिर जस्टिस सिस्टम का जो लूप होल है तो उस पर वहां पर बात होती है। फिर जब ट्रायल शुरू होता है तो ट्रायल में किस किस तरह के रोड ब्लॉक्स आते हैं, किस किस तरह की चीजें आती हैं, ये सब है उस सीरीज में। इसका नाम है डोंट पिक अप द फोन। बहुत अच्छे से बनाई गई है और बहुत भयावह घटना पे बहुत अच्छे से बनाई गई सीरीज है, नेटफ्लिक्स पे उपलब्ध है, 3 एपिसोड है, शायद आप देख सकते हैं जरूर। और ये था इस हफ्ते का नेता नगरी। अब मिलेंगे अगले हफ्ते नए विषयों के साथ, नए प्रश्नों के साथ, नए सुझावों के साथ और ज्यादा तैयारी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।